जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 63 क्लासें हैं वो लगा ली है, 63 पेपर सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 18 सितंबर 2022 को जो पहली पारी में पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे ग्रुप डी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उससे कैसे सोल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसमें त्रिभुज दे रखा है डी ई एफ में, एक त्रिभुज बना लेते हैं अपन। यहाँ पे ये लीजिएगा एक त्रिभुज है और इसके अंदर ये डी ई और एफ है। अब इसमें क्या बोला गया है, भुजा ई एफ को जी तक बढ़ाया जाता है, भुजा ई एफ को जी तक बढ़ाया जाता है, तो इस भुजा को मैंने जी तक बढ़ा दिया भी। अब आगे इसने बोला है यदि डी एफ जी यानी डी एफ जी ये कोण आपको कितना दे रखा है, ये कोण आपको 110 डिग्री दे रखा है, तो और ई एफ और डी एफ, ई एफ कौन सी भुजा होगी, ई एफ ये भुजा और डी एफ ये भुजा, ये दोनों भुजाएं समान है भी, ठीक है। डी एफ और ई एफ दोनों भुजाएं क्या है, समान है। तो आपको क्या बताना है, त्रिभुज कोण डी ई एफ यानी ये कोण आपको बताना है, ये कोण कितने डिग्री का है ये आपको यहाँ पे बताना है। अब आपको पता है भी दो समान भुजाएं हैं, उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। जो भुजा समान है उनके सामने के कोण भी समान होंगे, यानी ये भुजा समान है तो यहाँ पे ये कोण और इस भुजा वाला ये कोण दोनों आपस में समान होंगे भी। तो यहाँ पे एक सीधी सरल रेखा के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पे 110 डिग्री का तो ये बन गया, बाकी बच गया यहाँ पे ये कितने डिग्री का बन गया, ये 70 डिग्री का बनेगा भी। ये कितने डिग्री का है, यानी अंदर वाला जो कोण है ये 70 डिग्री का बनेगा। अब ये 70 डिग्री का बनेगा तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है तो इसमें से 70 निकाल दो, पीछे बच गया 110। अब पीछे 110 बच गया तो दो कोण यानी 110 डिग्री के हैं, ये कोण और ये कोण। अब आपको पता है दोनों कोण बराबर है क्योंकि दोनों समान भुजाओं के सामने है, और दोनों समान भुजाओं के सामने तो उनके कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पे ये कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 55 डिग्री के ये आपस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर का यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है, ठीक है, तो इन दोनों पहले और अंतिम के कुटों को परस्पर बदलना चाहिए, शर्त लागू हो रही है। दूसरी शर्त देखो भी, यदि पहला घटक एक विषम है, नहीं। और तीसरी, यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे पहली शर्त लगा दो, तो 9 को क्या लिखेगा एफ और यहाँ पे प्रतिशत को क्या लिखेगा डी, तो इन दोनों के कोड आपस में चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो भी उसके बाद में 2 को क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है, 4 को क्या लिखेगा, ओ लिखेगा, और स्टार को क्या लिखेगा, तो स्टार को ए लिखेगा। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भी एफ जी ओ ए डी। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखो भी 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में निवर्तन मानसून का मौसम इनमें से किस महीनों में आता है, तो ये अक्टूबर से नवंबर तक आता है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल बोलते हैं जिसको, लौटने वाला काल, यानी मानसून लौट जाता है। मानसून आता कब है, तो जून, मानसून आएगा जून में और मध्य सितंबर तक रहेगा भी, मध्य सितंबर तक रहेगा। और उसके बाद में मानसून लौटेगा, तब भी वर्षा होगी लौटते हुए मानसून से, तो उसे मानसून प्रत्यावर्तन काल बोलते हैं या फिर निवर्तन मानसून बोला जाता है। तो वो अक्टूबर से नवंबर तक आता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 4 नंबर क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नेक्स्ट देखिएगा, एक आपसे मैंने कल शायद हाँ कल डाला था, एक पोस्ट डाली थी मैंने कम्युनिटी टैब में। तो उसमें मैंने आपसे पूछा था भी आप अपने हिसाब से अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं अभी, तो आप अपने हिसाब से यूट्यूब चैनल का नाम बताइएगा भी
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी आपको क्या अच्छा लगता है, या फिर यानी किस तरीके से एक यूनिक इनाम होना चाहिए, और वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने दिमाग के हिसाब से बताइएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग अपन चैनल का नाम है वो चेंज कर रहे हैं, और बेस्ट नाम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से। इट्स ओके। चलो भी 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बाइबिल में कितने नियम हैं? बाइबिल में कितने नियम है? तो 2 नियम होते हैं भी। बाइबिल में कितने नियम है? 2 नियम है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। अब पहले यहाँ पे देखो भी कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। अब यहाँ पे अंतर कितने का, 5 का, तो इसमें भी 5 का अंतर होगा पीछे, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 में से फिर 5 घटा दो तो 4 बचेगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार चालक की गति की दिशा को प्रेरित EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की दिशा होती है, तो वो लंबवत होती है भी। क्या होती है? लंबवत होती है। आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार चालक की गति की दिशा और प्रेरित EMF की दिशा है वो एक दूसरे के क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार है वो इस प्रकार से आप मान सकते हैं, जैसे आपका अंगूठा है वो तो धारा की दिशा दर्शाएगा अभी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, और आपकी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो क्या दर्शा रही है? तो वो यहाँ पे प्रेरित EMF की दिशा दर्शा रही है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो अभी नेक्स्ट आपके सामने है 8 नंबर क्वेश्चन। अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है वो सत्य है, ये आपको बताना है। तो अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है। बिल्कुल सही बात है अभी। यानी अधातुएं होती हैं वो ऋणात्मक प्रकृति की होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या करती है? बंध बनाती है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है अभी। अब यहाँ पे देखो भी ये इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, तो अधातु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करती भी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो क्या होती है? धातु होती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागना इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो भी अधातु में प्रकृति में धनात्मक होती है, धनात्मक नहीं होती, ऋणात्मक होती है, तो ये इस प्रकार से गलत हो गया। आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एल्केन के संबंध में, एल्केन के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही है? अब आपको पता है एल्केन यानी 3 प्रकार होते हैं, 3 श्रेणियां होती है। एल्केन, एक होता है एल्किन, और एक होता है एल्काइन। एल्काइन, अब आपको पता है एल्केन के अंदर है वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्किन और एल्काइन के अंदर है वो यहाँ पे डबल और यानी द्विबंध और त्रिबंध होते हैं, और इसके अंदर है वो एकल बंध होता है। अब एकल बंध किसके अंतर्गत होता है? तो एकल बंध है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत है वो एकल बंध पाए जाते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत है वो द्वि या फिर त्रिबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एल्केन के संबंध में कौन सा सही होगा? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं। यानी बंध तो क्या बंध है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे क्या? सिंगल बॉन्ड ही होंगे, यानी एकल बंध ही होंगे। तो यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं। और आपको एल्किन या फिर एल्काइन श्रेणी के अंतर्गत पूछ ले सही कथन कौन सा है, तो वो हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं। तो ये एल्किन या एल्काइन श्रेणी के लिए सही हो जाएगा अभी। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य है वो 7 रुपए दे रखा है भी। देखो 2 पेंसिल है, 2P प्लस में 3R, R यानी रबड़, ठीक है, और E से इरेजर भी कर सकते हैं वैसे आप। E से इरेजर हो गया, और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 रुपए है, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अब दूसरी समीकरण बनेगी 5 पेंसिल है और प्लस में 6 इरेजर है, और ये इसका मूल्य 16 रुपए है। अब या तो इसमें पेंसिल बराबर कर लो या आप क्या कर लो इसमें इरेजर बराबर कर लो। तो मैं यहाँ पे पेंसिल बराबर कर लेता हूँ। इसकी पेंसिल बराबर करूंगा तो यहाँ पे मेरे को 5 से, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको किससे गुणा? समीकरण नंबर 2 है, इसको 2 से गुणा कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 को 5 से गुणा कर रहा हूँ। तो ये तो हो जाएगा 10P प्लस में 15E और बराबर में 35। अब इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 10P
प्लस में 12e और बराबर में 16 दुए 38, सॉरी 16 दुए 32। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, घटाओगे, माइनस माइनस घटाओगे तो निशान चेंज होगा, तो ये कट गया, यहाँ पे बच गया 3e, यानी 3 इरेजर बराबर में ये बच गया आपके पास 3। तो यानी एक इरेजर का रुपए कितना आ रहा है, 1 रुपये आ रहा है, यानी एक इरेजर बराबर क्या आ रहा है, 1 रुपये। एक इरेजर है वो आपका, एक रबड़ है वो 1 रुपये का है। अब यही मान है वो आप समीकरण नंबर 1 के अंदर रख दो। समीकरण नंबर 1 के अंदर रखोगे तो आपके पास पेंसिल का मूल्य आ जाएगा, और यहाँ पे एक पेंसिल और एक रबड़ का संयुक्त मूल्य पूछा है, मिलाकर के मूल्य कितना होगा ये आपको पूछा है। तो यहाँ पे देखो भी 2 पेंसिल है और प्लस में एक इरेजर का 1 रुपये है, तो 3 इरेजर का कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा, और बराबर में 7 है, तो ये 3 है वो बराबर से दूसरी साइड में जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 2p बराबर कितने बचेंगे, 7 - 3 यानी 4 बचेंगे, तो p बराबर कितना आ जाएगा, 2 रुपये आ जाएगा। तो एक पेंसिल का रुपये है वो 2 रुपये है, और एक इरेजर का रुपये यानी एक रबड़ का रुपये 3 है, सॉरी 1 है, तो दोनों को मिलाएंगे, दोनों संयुक्त पूछा है, संयुक्त मूल्य कितना है, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न कथनों का आपको बताना है। भी हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाली विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य ही आपको बताना है। तो हाइड्रोक्साइड क्या होता है, भी OH नेगेटिव होता है। OH नेगेटिव आयन की सांद्रता है उच्च सांद्रता वाली विलयन के अंदर क्या मिलेगा आपको, तो विलयन उच्च पीएच वाला विलयन है वो उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन होगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन होगा। भी OH नेगेटिव की यहाँ पे क्या है, प्रधानता है, तो इसका मतलब क्या होगा, पीएच मान उच्च होगा। यानी H पॉजिटिव की प्रधानता होगी तो वहां पे क्या होगा, पीएच मान कम होगा। पीएच मान कम होगा क्योंकि आपको पता है, यानी 1 से लेकर के 7 तक, यानी 1 7 पे तो उदासीन आ जाता है, 7 से नीचे नीचे तो यहाँ पे तो क्या होता है आपका अम्ल होता है, यहाँ पे क्या होता है, अम्ल होता है। 7 से लेकर के 14 तक, 7 और 14 के बीच के अंदर है वो आपका क्या होता है, क्षार होता है। तो यहाँ पे 1 और 7 यानी 7 से नीचे नीचे तो आपका अम्ल होता है। तो अगर H पॉजिटिव, ये अम्ल को H पॉजिटिव बोलते हैं, H पॉजिटिव आयन की यहाँ पे अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है, भी पीएच मान है वो डाउन है, नीचा है। और OH नेगेटिव की अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव वृद्धि हो रही है तो पीएच मान क्या है, उच्च है। इट्स ओके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। अब निम्न पीएच का नहीं होगा भी, निम्न पीएच का मतलब क्या हो गया, अम्लीय हो गया। तो अम्लीय हाइड्रोक्साइड आयन है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाते ही नहीं है। अब यहाँ पे विलयन क्या है, उच्च पीएच है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अम्लीय विलयन हो गया। भाई उच्च पीएच हो गया, पीएच उच्च है तो अम्लीय विलयन कहाँ से आ गया, तो ये भी गलत हो गया। विलयन निम्न पीएच है और यहाँ पे क्या दे रखा है, अम्लीय विलयन, अम्लीय तो होगा ही नहीं। यानी OH नेगेटिव है वो आपको क्षारीय दर्शाता है और H पॉजिटिव है वो अम्लीय दर्शाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट, गीता अपनी मासिक आय का 70% खर्च करती है और यदि उसकी मासिक बचत है वो 15,600 है तो उसकी मासिक आय निम्नलिखित में से कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखो भी 70% खर्च कर रही है वो, ठीक है, 70% है वो खर्च कर रही है और बचाती कितना है, 30% बचाती है। हमारे अनुसार तो 30% बचा रही है, लेकिन प्रश्न में 15,600 दे रखा है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, अपोन में 30, तो 1 से 1 कैंसिल, 3 5 15, 3 2 6 यानी 520। तो यहाँ पे 1 का मान है वो 520 आ गया। तो उसकी मासिक आय पूछिए तो मासिक आय 100% के बराबर मानते हैं, तो यहाँ पे डबल जीरो लग जाएगा, तो 52,000 आ जाएगी उसकी। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक बंद धात्विक बेलनाकार पात्र 1.05 मीटर ऊंचा है और इसकी आधार त्रिज्या है वो 35 सेंटीमीटर है। यदि धातु की सीट का मूल्य 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो इस पात्र में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सेंटीमीटर को क्या कर लो आप, मीटर के अंदर चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो रुपए लग रहे हैं वो भी मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग लग रहे हैं। तो अपन क्या है उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वो क्या ज्ञात करेंगे, मीटर के अंदर ज्ञात करेंगे। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भी, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r और r प्लस में h होता है भी। अब यहाँ पे देखो 2 × 22/7 इंटू r कितना है आपके पास में 35 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा अभी आपको, तो 0.35 और यहाँ पे 0.35 और प्लस में h कितना आपको 1.05 और उसके बाद में ये कट रहा है तो काट दो, 7 एकम 7 और 7 5 35 तो 0.05 आ जाएगा अभी।
उसके बाद में आगे देखो भी, अब इसको ऐड करेंगे तो ये आपके 1.40 आ जाएगा, या फिर 1.4 भी बोल सकते हैं इसको, 1.4 आ रहा है, और इंटू 0.05 और इंटू बाई 2 44, बाई 2 44 हो गया। अब इसको गुणा करवाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट, पहले इसको गुणा करवा दो आपस में, इसको गुणा करवाओगे तो ये कितना आ रहा है, 14 5 70 होते हैं, भी 14 5 70 होते हैं। अब कितने के बाद में 1 और 3 के बाद में पॉइंट लगना, तो यहाँ पे 0 और फिर पॉइंट लगेगा। अब इसको 44 के साथ में गुणा करवा दो, अब 44 के साथ में गुणा करवाओगे तो 0.070, अब इसका 44 के साथ में गुणा करवा दो भी, ये पॉइंट तो 0 हटा दो आप। अब देखो भी इसमें क्या आ जाएगा, 7 चौके 28, और उसके बाद में 7 चौके 28, आप देखिएगा 8 10 और 308 आ रहा है, 308 आ रहा है, और कितने के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट है, तो आ जाएगा आपका 3.08 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, वक्र, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पे मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर में 150 रुपये लग रहा है ये, तो 3.08 को आप क्या करोगे, 150 रुपये से गुणा कर दो भाई। अब 3.08 इंटू 150 तो कितना आ रहा है अभी, 462 आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 462 आ रहा है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है अभी 14 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन देखो। 15 नंबर क्वेश्चन में पहले ये आपको हल करना पड़ेगा, यहाँ से हल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2, कितना आएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। अब 2 को 5 से गुणा करवाओगे तो 10 बचेगा, और 10 प्लस में 12, ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस में 12 22 आ जाएगा, और 22 का 66 के अंदर गुणा करोगे, 22 या 66 होते हैं, तो यहाँ पे 3 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी एक वस्तु का क्रय मूल्य है वो 1200 रुपये है, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है भी 1200 रुपये है, और उसके बाद में यहाँ पे विक्रेता इस वस्तु को 10% की छूट पर बेचकर 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा, ये आपको बताना है भी। आपको मैंने कल वाली क्लास में बताया था भी, एक तो कॉस्ट प्राइस होता है, एक होता है MRP। अब इसमें MRP, अब इसमें रिलेशन होता है 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट, ये इसमें रेशियो होता है। अब 10% की छूट यानी 90, और यहाँ पे देखो भी यहाँ पे 15% लाभ कमा रहा है, तो यानी 115, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब 90 रुपये कितना है भी, यहाँ पे हमारे अनुसार क्रय मूल्य 90 रुपये है, लेकिन क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है, तो यहाँ पे 1200 कर दो भी, यानी 90 बराबर 1200, तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो एक का मान आ जाएगा 1200 अपॉन में 90। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है 115 का मान, तो यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दो 0 से, तो 0 कैंसिल हो रहा है अभी, और उसके बाद 3 से कट रहा है, तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो 40 आ गया ऊपर। फिर ये कट रहा है क्या, 3 तिया 9 बच गया, 2 25 बच रहा है अभी, और उसके बाद में ये इधर से तो नहीं कटेगा। उसके बाद में आगे देखो भी इसको, अब आपका जो मान निकल के आएगा, अब अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक तक यानी निकटतम मान निकल के आएगा भी इसमें, तो इसमें आपस में गुणा करवा दो 0 और 4 5 20, 2 और 11 चौके 44, 44 और 2 46, तो यहाँ पे 4600 के अंदर है वो 3 का भाग दे दो, तो ये आपके साथ चला जाए, 3 एकम 3 बच गया, 1 16, 3 5 15, और बच गया 1 10, 3 तिया 9 और फिर 3 तिया 9, तो यहाँ पे 1533.3333 इस प्रकार से चलेगा, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 17 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया निम्न तालिका में आयरन को किस सेल में रखा जाना चाहिए, आयरन को किस सेल के अंदर रखा जाना चाहिए, तो आयरन है वो मेरे को बताओ भी किसके अंदर आएगा, भी पुनर्प्रयोज्य है क्या, पुनः अपन इसका यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सही, पुनः तो आयरन का यूज कर सकते हैं भी, उसको गला करके दोबारा से बनाया जा सकता है, पुनर्प्रयोज्य तो हो जाएगा। अब ये बताओ भी ज्यो निम्नीकरणीय के अंतर्गत आएगा या फिर अज्यो निम्नीकरणीय के अंतर्गत आएगा, ज्यो निम्नीकरणीय और एक होता है अज्यो निम्नीकरणीय। तो ज्यो निम्नीकरणीय ये आपका पुनर्प्रयोज्य है, लेकिन ये है क्या, ज्यो अनिम्नीकरणीय हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर, ये जो बी है ना, बी आ रहा है 4 नंबर ऑप्शन में, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो आयरन है वो पुनर्प्रयोज्य है, यानी दोबारा से इसको गला करके काम ले सकते हैं, पुनर्प्रयोज्य, लेकिन है क्या, ज्यो अनिम्नीकरणीय है ये, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 18 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस KS पुट्टस्वामी
सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के संबंधित हैं। तो कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 21 से संबंधित है। अभी आपका राइट आंसर वो निजता का अधिकार है, वो आर्टिकल 21 से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/√2 और 1/√2 है, दोनों समान मूल है। तो यहाँ पे आपको x² और माइनस में माइनस अल्फा प्लस में बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा x और प्लस में होता है अल्फा डॉट बीटा। अब एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लो भी, ठीक है, दोनों समान है। अब ये होती है अल्फा और बीटा का आप क्या कर दो, जोड़ कर दो, तो अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा जोड़ करोगे तो 1/√2 और प्लस में 1/√2। अब यहाँ पे √2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अभी √2 कॉमन आ रहा है तो ऊपर क्या बचेगा, 1 और 1 2। अब देखो भी 1 और 1 2 हो रहा है, तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं क्या लिखूंगा, तो इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या है, √2 है, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का योग कितना आया है, तो ये आ गया √2x और प्लस में अल्फा डॉट बीटा क्या आ रहा है, तो 1/2 इंटू 1/2। ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर है तो आपस में गुणा कराएंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 1/2। अब ये नीचे वाला 2 है वो हटाने के लिए पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2x² और माइनस में 2√2x और प्लस में 1। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया 100 ओम के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करो। अब हीट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको क्या दे रखा है, एम्पियर धारा दे रखी है और यहाँ पे रेसिस्टेंस दे रखा है, यानी प्रतिरोध दे रखा है। तो हीट बराबर क्या होता है, हीट बराबर होता है हीट बराबर I²RT लगा दो भाई, I²RT, ठीक है। टी यहाँ पे समय है, आर यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है, और आई यहाँ पे क्या है, धारा है। अब H बराबर क्या हो जाएगा, I² यानी 5 की स्क्वायर तो 25, और इंटू आर कितना है 100 है, तो 100 से गुणा कर दो, इंटू टी कितना है 15 मिनट है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से गुणा करवा दूं। अब देखो भाई 25 और यहाँ पे ये तो हो जाता है 2500 और इंटू ये हो जाता है आपका 0 और 15 × 90 900। अब 25 को 9 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 225 और ये आपके पास आ जाएगा 40 जूल। बिल्कुल सही आंसर है आपका, यहाँ पे राइट आंसर होगा ये। अब ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो देखो एक दिमाग लगाते हैं। दिमाग अपन ये लगाएंगे भी, ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन उठा लो, या फिर इस ऑप्शन को इस के अंतर्गत अपन कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते भी। देखो 225 आ रहा है, 225 आ रहा है, तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब 225 तो आपका इसमें आ रहा है। अब देखो 225 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इंटू, अब 1 2 3 और 4, तो 10 की पावर है वो 4 लगा दूं। अब फिर भी हमारा आंसर नहीं मिल रहा, अब फिर भी आंसर नहीं मिल रहा, तो मैं 2 0 और लेके आ जाऊं, 2 0 और लेके आ जाऊं, तो 2 0 यहाँ पे लगा दूं और यहाँ पे पॉइंट लगा दूं भी, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। तो बात तो एक ही है भी, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 0 लग जाएगी, तो दोनों के यहाँ से देखो भी, ये पॉइंट मैं हटा रहा हूँ तो इसके नीचे 2 0 लगेगी, ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बात तो वही आ रही है, 10 की पावर 4 ही आ रही है। तो मेरे को क्या करना है, आंसर इस रूप में निकाल के लेके आना है, इस रूप में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा भी आपका 225 है इंटू 10 की पावर 4, तो ऑलरेडी हमारे पास में है ही। अब 10 की पावर 6 करने के लिए मेरे को 2 0 और लेके आनी पड़ेगी, तो 2 0 और लेके आऊंगा, तो यहाँ पे 2 0 ये लो भी, 2 0 यहाँ पे ये लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया फिर 2 के बाद में। अब ये देखो भी, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लगेगा, 2 0 लगेगा, तो ये 2 0 है वो इससे कैंसिल हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, आपका राइट आंसर होगा 2.25 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगी भी, 4 तो ये है ही और 6 हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी जूल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखो 21 नंबर क्वेश्चन देखो भी। अब यहाँ पे 14 गुणा को क्या लिख रहा है, भाग 2, और प्लस को क्या लिखेगा, प्लस को प्लस ही लिखना है भी, यानी गुणा को तो भाग लिखना है और माइनस को गुणा करना है, बस इस दो को ही प्रतिस्थापित करना है आपस में।
गुणा 56 और भाग को क्या लिखना है, भाग को भाग ही रहने देना है और बराबर यहाँ पे बताना क्या आएगा। 8 एकम 8, 8 7 56, 2 एकम 2, 2 7 14 और ये 7 5 35, 35 प्लस में 7 तो आपका क्या आ जाएगा 35 और 7 42। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, दी गई अभिक्रिया में उत्पन्न यौगिक ए और बी क्या होंगे ये आपको बताना है। ए और बी है वो क्या होंगे, तो यहाँ पे देखो भी इन दोनों की अभिक्रिया करवाई तो ये बन गया आपके साथ CS, ये क्या है भी, ये एसिटिक अम्ल है, ये क्या है एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3COONA, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया और हाइड्रोजन क्या बन गया, जल बना लेता है। तो आपके सामने ये प्रोडक्ट बनेगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा भाई, CH3COONA, तो ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट। क्या हो जाएगा भाई, सोडियम एसीटेट, ये आपका सोडियम एसीटेट बन जाएगा अभी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मलमल निम्न में से किसकी एक बेहतरीन किस्म है, तो वो आपका मसलिन की हो जाएगी भी। मलमल है वो मसलिन की एक बेहतरीन किस्म हो जाएगी, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे लेके चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 6 दोस्त है भी, 6 दोस्त है और उसमें से आपको यहाँ पे बताना है मंजिलों पे बैठे भी, नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, और उसके बाद में सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक है वो 6 है। जुनेद यश के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे बैठा है, जैसे जुनेद है वो यश के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे बैठा है, तो ये लो। और उसके बाद में उदिता और वरुणी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, उदिता और वरुणी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। वसीम जुनेद के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे बैठा है, तो वसीम है वो जुनेद के ऊपर वाली मंजिल पे बैठा है, तो यहाँ पे VI से वसीम बन जाएगा भी। और इसने क्या बोला है, और वरुणी के ठीक नीचे वाली, तो वरुणी यहाँ पे आएगी और उसके बाद में एक स्पेस होगा और उसके बाद में उदिता आएगी भी। तो वरुणी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर कौन बैठा, तो एक ही कैंडिडेट बचा है और वो कौन सा, हयाती नहीं, एक मिनट, कौन सा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। अब इसने पूछा क्या है, अब इसने पूछा है वरुणी के नीचे पूछा है भी, ये रहा वरुणी, और वरुणी तो ये नहीं है, वरुणी आपका ये है, ये वरुणी है। वरुणी की ठीक नीचे वाली मंजिल पर कौन बैठा है, तो यहाँ पे पहले इसको सेट करते हैं 1 मिनट के लिए। अब पहले देखो भी जुनेद यश के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे बैठा है, जुनेद है वो यश के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे बैठा है, तो जैसे जुनेद और यश हो गया। उदिता और वरुणी के बीच में, क्या है, यहाँ पे एक कैंडिडेट बैठा है, वसीम जुनेद के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे बैठा है, वसीम है ना, वो जुनेद के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे बैठा है, तो यहाँ पे वसीम आ जाएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, वसीम आएगा। अब इसने क्या पूछा है, वसीम जुनेद के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे बैठा है, वरुणी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर बैठा है, और वरुणी यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद ये इस प्रकार से। तो दूसरी मंजिल पर कौन बैठा है ये आपको बताना है, तो यहाँ पे पहली मंजिल ये हो जाएगी, दूसरी पे जुनेद बैठा है, तीसरी पे वसीम है, और चौथी पे यहाँ पे आपका आ जाएगा वरुणी, और उसके बाद में 5वीं पे आपका हयाती आ जाएगा, यहाँ पे हयाती, और उसके बाद में 6ठी पे आपका आ जाएगा उदिता। तो दूसरी मंजिल पे बैठा है, तो दूसरी मंजिल पे जुनेद बैठा है, दूसरी मंजिल पे कौन बैठा है, जुनेद बैठा है, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कुछ डेस्क ब्लेड है, कुछ डेस्क हैं वो क्या है, ब्लेड है, तो ये लो B से ब्लेड, D से डेस्क, और अधिकांश ब्लेड है वो तकिए हैं, अधिकांश जो ब्लेड है वो तकिए हैं, और सभी तकिए हैं वो क्या है, फ्लावर है, फूल है, तो यहाँ पे फ्लावर आ गया। अब इसने क्या बोला है, कुछ डेस्क तकिए है क्या, कुछ जो डेस्क है वो तकिए क्या, नहीं है। कुछ फुल डेस्क है क्या, कुछ फुल डेस्क नहीं है, और कुछ फुल ब्लेड है क्या, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, 3 नंबर निष्कर्ष बिल्कुल सही है। आगे देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी इन
इन सभी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्राओं की संख्या को समान मानते हुए वर्ष 2020 में सभी 4 विषय में प्राप्त कुल अंक औसत आपको निकालना है। तो 2020 तो ये रहा भी, 2020 के अंदर है वो आपको चारों विषयों में प्राप्तांकों का बताना है। ये तो पूर्णांक है और ये प्राप्तांक है भी। इन प्राप्तांकों को जोड़ना है आपको, 56 को, 68 को और उसके बाद में 68 को और उसके बाद में 48 को। तो यहाँ पे जोड़ो भी, 6 और 8 14, 14 और 8 है 14 और 8 22, 22 और 8 कितने हो जाएंगे 30। तो यहाँ पे 3 और उसके बाद में 5 और 6 11, 11 और 6 16, 11 और 6 17, 17 और 4 21 और 21 और 3 24, तो 240 हो गई। अब इसका क्या करना है, आपको औसत निकालना है। तो 4 का है तो 4 का भाग दे दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। इसका औसत कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यीस्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। तो वो आपका यीस्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट है वो एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH होता है, ये होता है एथेनॉल। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। पाइरुवेट क्या होता है, पाइरुवेट होता है C3H4O3, ये होता है पाइरुवेट अम्ल। पाइरुवेट है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और ऊर्जा के अंदर है वो ये कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 28 नंबर क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का है भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो ये कोलकाता के अंदर है भी, कोलकाता के अंदर है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें दे रखा है भी ये शब्द और स्वर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम के उसके बाद वाले अक्षर में चेंज करना है, और यहाँ पे व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण वाला के उसके पहले वाले अक्षर में बदलना है। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं भी। चेंज करने के बाद में फिर इसको क्या करना है, अल्फाबेट के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे F है वो E के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, O है वो P में, U है वो V में, R है वो Q के अंदर, T है वो S के अंदर और H है वो G के अंदर। अब इसको अल्फाबेट के हिसाब से सेट करेंगे तो यहाँ पे E आ जाएगा पहले, और उसके बाद में G आएगा, उसके बाद में P आएगा, उसके बाद में Q आएगा, फिर V आएगा और फिर S आएगा। तो बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो बाएं से तीसरा तो P है भी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। आगे चलता हूँ 32 नंबर क्वेश्चन। अब 32 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है भी। अब इसमें देखो भी मान लीजिए 1 मीटर लंबे एल्युमिनियम के एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो आपको 10 की पावर -2 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और इसका प्रतिरोध है वो 2.8 ओम है। यदि इसे खींचकर इसकी लंबाई को बढ़ाकर मूल लंबाई के 8 गुने के बराबर कर दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। पूछा आपको क्या है, प्रतिरोधकता है। अब आपको पता है भी प्रतिरोधकता है वो न तो पदार्थ की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, न ही उसकी चौड़ाई के ऊपर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता ओनली फॉर निर्भर करती है तो वो पदार्थ जो आपका पदार्थ है वो किसका बना हुआ है, उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है, ये याद रखना। अब यहाँ पे खींचने, बढ़ाने, लंबा करने, चौड़ा करने से प्रतिरोधकता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता कितनी है वो अगर आपको पता है तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को बगैर किसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता आपको पता नहीं है तो आपको क्या है, फॉर्मूले से याद करना पड़ेगा। अगर आपने याद कर रखी है भी एल्यूमिनियम की इतनी होती है, लोहे की प्रतिरोधकता इतनी होती है, यानी समान रहती है। लोहे की प्रतिरोधकता अगर ये मान लो भी 3 है, लोहे की ये मान लो भी प्रतिरोधकता 3 है, तो लोहे को आप 5 मीटर बढ़ा दो, 5 किलोमीटर बढ़ा दो, 10 किलोमीटर बढ़ा दो, कितना ही बढ़ा दो, उसकी प्रतिरोधकता 3 ही रहेगी। यानी प्रतिरोधकता है वो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है भी वो किस चीज का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लोहे की प्रतिरोधकता अगर 3 है तो वो 3 ही रहेगी, एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता 4 है तो 4 ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये 8 गुना बढ़ाना, 8 गुना लंबा करना, चौड़ा करना, ये आपको पर्सन को घुमाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए ये पर्सन दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो भी
अब यहां पे आपको दे रखा है 10 की पावर -2 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब आपको पता है भी 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर -3 मीटर होता है। चीज समझ पाए, यानी 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 की पावर -6 मीटर आ जाएगा। चीजें समझ पाए, यानी अपने को इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, अभी मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, आंसर है वो मीटर के अंदर है। अब यहाँ पे प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, रो यानी प्रतिरोधकता, एल अपॉन में ए होता है अनुप्रस्थ काट। अब यहाँ पे आपको तो प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, तो ये आ जाएगा आपका रो यानी प्रतिरोधकता एल और बराबर हो जाएगा आर ए। अब ये जो एल है वो यहाँ पे क्या है, गुणा में है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा, और ये प्रतिरोधकता। अब देखो भी पी या फिर रो बोल दो एक बार, आर कितना है यहाँ पे 2.8 है, 2.8 है, इंटू ए कितना है, ए अभी आपने निकाला भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी 10 की पावर -2, और इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से इसको गुणा करवा दो भी, यानी 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है, 10 की पावर -6 मीटर होता है। अपॉन एल कितना है आपके पास में, तो ये क्या है, मीटर स्क्वायर है भी, ये क्या है, मीटर स्क्वायर है। अब एल आपके पास में कितना है भी, 1 मीटर है, तो 1 मीटर रख दो। अब मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गई, चीज समझ पाए। अब यहाँ पे -2 यानी आधार समान है, और यहाँ पे घातें क्या है, जो आधार है आपके ये मल्टीपल में है, तो घातें जुड़ जाएगी, घातें जुड़ेगी तो ये आपके पास में रो बराबर क्या हो जाएगा, 2.8 इंटू 10 की पावर ये -2 और -6 -8 हो जाएगा। अब आपको पता है भी प्रतिरोधकता को किस में मापते हैं, प्रतिरोधकता को मापते हैं ओम इंटू मीटर। याद रखना, आपसे पूछ ले भी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ओम इंटू मीटर होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चीजें समझ पाई, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रतिरोध का फॉर्मूला, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आधार पर आपको सत्य कथन बताना है कौन सा है, तो देखो भी क्या V से O बड़ा है, V ये रहा, V से Z बड़ा है, Z से K बड़ा है, और K से बराबर या फिर बड़ा है O, तो हम कह सकते हैं V से O बड़ा है, बिल्कुल सही, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। महेश ने एक वर्ष में प्रथम 5 महीनों के दौरान अपने मासिक वेतन के रूप में 1,23,450, 1,34,900, 98,640, 1,26,500, 1,42,000 अर्जित किए। अब दिए गए वर्ष में प्रथम 5 महीनों के दौरान महेश ने प्रति माह कितना माध्य वेतन अर्जित किया, यहाँ पे ये बताना है आपको, माध्य ज्ञात करना है, एक प्रकार से औसती ज्ञात करना है भी आपको। ठीक है, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है भी। अब राशियों का योग कर लो और उसके बाद में राशियों की संख्या कर लो। अब मैं सभी को जोड़ रहा हूं भी, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद में कितनी संख्याएं हैं उसका आपको भाग लगाना है। अब देखो भी इसमें सभी को ऐड किया, राशियों का योग हमने कर लिया, 6,25,490 आ गया, और राशियों की संख्या कितनी है, तो राशियों की संख्या 5 है, भाग दे दो, माध्य आपका आ जाएगा 1,25,098, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन अपन रॉन्ग करेंगे, गलत करेंगे, देखो किस प्रकार से करते हैं, आप भी कर दोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र उसकी मार्क से वसांगत होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है भी, यानी एक्स गुणसूत्र है वो उसकी मां से प्राप्त होते हैं सभी बच्चों के अंदर। जिस बच्चे में उसकी मां से एक्स गुणसूत्र वसांगत होते हैं वह लड़की होती है, बिल्कुल सही बात है। ये सही कैसे हो गया भाई, यानी ये तो गलत हो गया। अब आप मेरे को ये बताओ भी, माँ के पास से क्या आता है भी, एक्स एक्स आता है भी, माँ के पास से तो एक्स एक्स आता है, और पिता से क्या आता है, वाई और एक्स आता है। अब अगर माँ से एक्स मिला, यहाँ पे माँ के पास में तो एक्स ही होता है भी, माँ से तो एक्स ही मिलेगा, और पिता से एक्स मिलेगा ना, तब जाकर के वो लड़की होगी, नहीं तो अगर पिता से वाई मिल गया तो वो लड़का हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। अब इसने क्या बोला, जिस बच्चे में उसकी मां से एक्स गुणसूत्र वसांगत होता है
वह लड़की होती है, ये कैंसिल है नहीं। पिता से एक्स गुणसूत्र वसांगित होता है तो वो लड़की होती है, ठीक है, तो बी गलत हो गया। सी देखो भी, महिलाओं में एक आदर्श लिंग, महिलाओं में एक आदर्श लिंग गुणसूत्र युग्म होता है, दोनों को एक्स कहा जाता है, दोनों को क्या कहा जाता है, एक्स कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। यानी महिलाओं में एक आदर्श लिंग गुणसूत्र होता है, एक लिंग गुणसूत्र युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा होता है, दोनों को एक्स कहा जाता है, यानी ये रहा एक्स एक्स बोला जाता है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे जिस बच्चे में उसके पिता से एक्स गुणसूत्र वसांगत होता है वह लड़का होता है। बताओ भाई, लड़का होता है या भी लड़की होती है? अब देखो भी, पिता भाई साहब के पास में तो वाई और एक्स है, ठीक है, और माता के पास में एक्स एक्स है। अब पिता से एक्स मिला और माता से तो एक्स ही आ रहा है अभी, दोनों ही कंडीशन में एक्स ही आएगा। अब पिता से एक्स मिला तो क्या होगा, लड़की होगी, लेकिन ये भाई साहब बोल रहा है भी लड़का होगा, और यहाँ पे आंसर ए बी सी और डी, ए सी और डी दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा भी आपका। यहाँ पे ए और सी ए और सी है, यही दोनों सही है, डी गलत है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर ए और सी ही होगा, यानी एक्स एक्स लड़की होती है और एक्स वाई लड़का होता है, तो यहाँ पे पिता से अगर एक्स मिलेगा तो वो लड़की होगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 36 नंबर क्वेश्चन। अब 36 नंबर क्वेश्चन में बोला भी, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह दो होता क्या भी, क्षारीय मृदा धातुएं होती है और उसमें संयोजकता कितनी होती है, तो उसमें संयोजकता है वो आपकी 2 होती है। कितनी संयोजकता होती है, 2 संयोजकता होती है। और पहला ग्रुप होता है वो क्या होता है, क्षारीय धातु, क्षार धातुएं होती है, पहले ग्रुप में क्षार धातुएं होती है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ पे क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी होती है, तो वो आती है ग्रुप नंबर 2 के अंदर। तो ग्रुप नंबर 2 यानी इसमें संयोजकता भी कितनी होती है, 2 संयोजकता होती है। तो आपका एक्रिया गैसें कौन सी में आती है, तो 18 नंबर ग्रुप के अंदर है वो एक्रिया गैसें आती है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। अब इसमें देखो भी, संक्रमण धातुएं है ना, वो किस में आएगी, तो वो आपकी डी ब्लॉक के अंदर आ जाएगी। यानी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। तो यहाँ पे आपका एस है, ये तो आपका क्षार धातुएं आ जाती है और क्षार मृदा धातुएं आ जाती है। उसके बाद में जो डी है वो संक्रमण धातुओं के अंतर्गत आ जाती है, और आपका जो एफ है वो आंतरिक संक्रमण धातुओं के अंतर्गत आ जाता है। तो आपका जो डी है, डी ब्लॉक आ जाएगा, और डी ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आ जाते हैं, तो वो आपका 3 नंबर वर्ग से लेकर के और 12 नंबर वर्ग तक है, ये किस में आ जाते हैं, ये आपके संक्रमण धातुओं के अंतर्गत काउंट हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 नंबर समूह को आप क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 37 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी, यदि पहले और अंतिम घटक संख्याएं हैं, पहले और अंतिम नहीं है संख्याएं, गलत है। दूसरी शर्त देखो भी, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक, पहला घटक एक प्रतीक है तो पहले घटक को कॉपीराइट के रूप में कुटबंध किया जाएगा, और ये सही है भाई। दूसरा देखो भी, यदि पहले और दूसरे दोनों घटक संख्याएं हैं तो ये नहीं होगा। तो यहां पे देखो भी, कॉपीराइट लग जाएगा पहले तो, और उसके बाद में 6 को क्या लिखेगा एस, 8 को क्या लिखेगा यू, और 4 को क्या लिखेगा टी, और @ को क्या लिखेगा वाई लिखेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 38 नंबर क्वेश्चन में समुच्चय दे रखा है 123, 90 और 68। 123 और उसके बाद में 90 और उसके बाद में 68 है, और उसके बाद में फिर 61, 61, 28 और 6। अब देखो भी यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, 123, 90 और 68, और सभी को अगर अपन ऐड कर दें या फिर बाहर वाले को ऐड कर दें तो क्या होगा भाई। अब ये 121 यानी 11 के स्क्वायर करूं और प्लस 2 जोड़ दूं, और उसके बाद में 90 है वो अगर मैं 9 के स्क्वायर करूं और फिर 9 जोड़ना पड़ेगा फिर, ठीक है। और उसके बाद में 68 है, 68 में कितने की स्क्वायर हो रही है अभी, ये अगर मैं 8 के स्क्वायर करूं और 4 जोड़ना पड़ रहा है अभी, ये तो नियम नहीं लग रहा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें 20 का डिफरेंट देखूं, 20 का अंतर देखो भी कितने का आ रहा है, 23 और 10 कितने होते हैं अभी, 23 और 10 33, यहाँ पे 20 का अंतर 33 है भी। इन दोनों के बीच का अंतर देखो भी कितने का आ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर है वो कितने का आएगा, 23 और 10, 23 और 10 33, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और
8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा 22, 33 22। अब इनमें देखो भाई कितने का अंतर है बीच में, 11 में से 8 जाएगा 3 और 5 में से 2 जाएगा तो 3। यहाँ पे देखो भी कितने का है, 28 में से 6 जाएगा तो 22 बचेगा भी। ठीक है भी, सभी के बीच में अंतर है वो 33 का पहले वाली संख्या के अंदर और फिर 22 का अंतर आ रहा है। तो उसके बाद में देखो भी 143 और 110 और 88। अब इनमें देखो भी कितने का अंतर आ रहा है, तो 3 और 14 में 11 जाएगा तो 3 बचेगा और उसके बाद में 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और फिर 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भाई नेक्स्ट आपके सामने है 39 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें एल को क्या लिख रहा है, एल आता है 12 पे, एल 12 पे आता है और 12 पे आएगा और आर लिख दिया। अब यहाँ पे देखो भी LETTER इस प्रकार से नहीं लिख रहा है, ये तरीका कुछ और लगा रहा है भी और वो मेरे को तो पता लग गया है। अब देखो भी आर से आर, ई से ई लिख दिया, टी से टी लिख दिया, टी से टी लिख दिया, ई से ई और क्रॉस कोडिंग करा रहा है भी, क्रॉस कोडिंग चल रही है। तो सिलेक्ट को देखो भी क्या लिखेगा, SELECT, या भी टी फिर सी फिर ई फिर एल और फिर ई और फिर एस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यानी ये वाला टी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आ गया, एल यहाँ पे आ गया, फिर ई यहाँ पे आ गया और एस है वो यहाँ पे आ गया भी। आगे देखो भी नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, तो एटीपी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा भी। ठीक है, और एटीपी है वो एक प्रकार से स्थिर नहीं है भी, एक प्रकार से क्या है, स्थिर नहीं है, और स्थिर बनाने के लिए इसको क्या है, एडीपी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो एडीपी एक क्या है, स्थिर है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है, और पायरुवेट अभी बता के आया हूँ C3H4O3, ये होता है भी पायरुवेट। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 41 नंबर क्वेश्चन है। प्रीति दक्षिण की ओर चलती है और कुछ दूरी तय करने के बाद में वह बाईं ओर मुड़ती है। तो ये लो दक्षिण की ओर चला दिया और फिर बाईं ओर मोड़ दिया और फिर दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मोड़ दिया ये लो, और अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है। अब किस दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है। 5 विद्यार्थी है एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये लो भी वर्गाकार मेज है और चारों केंद्र की ओर चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भी, चारों ओर बैठे हैं। राम और सोनू दाईं दोनों बाईं ओर के कोनों पे बैठे हैं, राम और सोनू। तो यहाँ पे आपका राम आ जाएगा और यहाँ पे आपका एस से सोनू आ जाएगा भी। ये बाईं ओर के कोनों पे बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। अब सीता और कमल दोनों दाईं ओर के कोनों पे बैठे हैं। तो यहाँ पे कमल आ गया और यहाँ पे आपके सीता आ गई भी, दोनों क्या है, दाईं ओर के कोनों पे बैठे हैं, लेकिन इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ऋतु सीता और कमल दोनों के ठीक बगल में बैठी है। तो यहाँ पे आर से ऋतु आ गया भी और RITU ऋतु। ठीक है, और उसके बाद में इसने सीता है वो कमल के बाईं ओर, सीता है ना वो कमल के, सीता कहाँ पे है, ये रही सीता कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो ये रहा कमल और कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कमल का तो यही हो जाएगा, पहला ऋतु और दूसरी यहाँ पे सीता आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कमल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो कमल के बाईं ओर ठीक बगल में ऋतु बैठी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऋतु। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखो भी, मूलों का योगफल ज्ञात करना है आपको। मूलों का योगफल ज्ञात करना है तो आपको पता है योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखते हैं, -b/a लिखते हैं, -b/a, और अल्फा डॉट बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है भी। ठीक है, आपको योग ज्ञात करना है तो अल्फा प्लस बीटा यानी -b, तो माइनस, अब b का मान कितना है, यहाँ पे p है वो भी माइनस में, और माइनस पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी p, और अपॉन में a यहाँ पे कितना है तो 1 है तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, p आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक इमारत का वर्तमान मूल्य 1,28,000 है। एक वर्ष बाद इस का मूल्य है वो बढ़कर के 1,46,000 हो जाता है। तो इमारत के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि निकटतम पूर्णांक पर पूर्णांकित करना है आपको। तो देखो भी पहले 1,28,000 था और फिर 1,46,000 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई भी वो देख लो आप। तो 0 0 0 और 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 1 18,
यानी 18,000 की वृद्धि होगी भी, 18,000 की वृद्धि होगी, कितने पे हुई है, 1,28,000 के ऊपर, 1,28,000 के ऊपर, और इनटू प्रतिशत निकालना तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल कर दिया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिया, और उसके बाद में इसको 4 से काटोगे तो 4 से कट जाएगा क्या, ये 4 से कट जाएगा शायद, 4 से काटो, 4 तिया 12 और 4 2 8, और इसको 4 से काटोगे 4 चौके 16, 4 5 20 जीरो, और अब ये कट जाएगा आपका 2 से काट दो भी, 2 से काटोगे तो ये चला जाएगा आपका 16 2 32, और ये हो जाएगा 2 2 4 2 2 4 और 2 5 10, तो 225 के अंदर है वो, आप 16 का भाग दो, 16 एकम 16, बच गया कितना भी, 16 6 65 हो गया, और 16 चौके 64, तो लगभग कितना आ जाएगा, ये 14 के करीबन आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन होगा, इसने बोला है भी निकटतम आएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, अभी जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उन सभी पे एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे कि रेलवे ग्रुप डी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व किया जाता है। और एक आपको मैंने पहले ही बताया था भी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। अपन चैनल का नाम है वो चेंज कर रहे हैं, तो क्या रखा जाए, कौन सा नाम है वो बेस्ट रहेगा, आप अपने दिमाग से अपने विचारों के आधार पर है वो एक यूनिक नाम खोज करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो वो देव दीपावली मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है, देव दीपावली मनाया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जो कि दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन और इसके कार्बन का इनमें से कौन सा गुण है कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है, तो वह है इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, और यह क्या है, चतुस्योजकता होती है, 4 संयोजकता होती है, जिसके कारण ये क्या है, 4 हाथ होते हैं कार्बन के, 4 हाथ होते हैं, तो और साथ में इसमें क्या है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, श्रृंखला बना लेता है, चेन बना लेता है एक लंबी सारी, तो क्या है, ये कार्बन यौगिकों की अधिकांश संख्या है वो ये जोड़ सकता है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 10 और यहाँ पे क्या लिख रहा है, 110 लिख रहा है, 7 और फिर क्या लिख रहा है, 56 लिख रहा है। अब 10 की स्क्वायर की मैंने, 10 की स्क्वायर की और प्लस क्या कर दिया, 10 कर दिया, तो ये क्या हो गया अभी, 110 हो गया। इसी प्रकार से 7 की स्क्वायर की 49 हो गया, और प्लस में 7 जोड़ दिया, तो 49 और 7 कितने होते हैं, 56 होते हैं। उसी प्रकार से 17 की स्क्वायर करोगे 289, और 289 में फिर 17 जोड़ दोगे, 9 और 7 16, 8 9 और 1 10 और 306 आ जाएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक विद्युत लैंप है 240 वोल्ट का, डीसी स्रोत से संयोजित है, लैंप से प्रवाहित होने वाली धारा 0.25 एम्पियर है, तो लैंप की शक्ति आपको ज्ञात करना है। आपको धारा दे रखी है और वी दे रखा है, तो आप पी का फॉर्मूला लगा दो, पी यानी पावर, पावर बराबर क्या होता है, वी ए, क्या होता है, वी आई, सॉरी वी आई होता है, वी आई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे P बराबर क्या होता है, वी आई, वी आपके पास में कितना है, 240 है, और यहाँ पे A आपके पास में कितना, आई आपके पास में कितना है, 0.25, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4 और 4 छिकी 24, तो यहाँ पे 60 वाट आ जाएगा। तो बल्ब कितने का वाट, लैंप है वो कितने वाट का है, तो 60 वाट का है, आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी यदि एक वस्तु को 0.1 मीटर की फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 0.2 मीटर दूरी पर रखा गया है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। दर्पण कौन सा है अभी, अवतल दर्पण है। अब एफ आपके पास में पता है अभी 0.1 है, तो आपको पता होगा भी आर कितनी है, आर आप ज्ञात कर सकते हैं, इसका दुगुना होता है अभी, आर है इसका दुगुना होता है, तो आर कितना हो जाएगा, 0.2, आर कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है वस्तु को 0.2 मीटर के ऊपर रखा गया है,
और आपके पास में जो एफ आया है वो 0.1 मीटर है, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। आर आपने निकाल लिया, यानी वक्रता त्रिज्या निकाल लिया आपने, तो वक्रता केंद्र है वो 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब 2 मीटर की दूरी के ऊपर, 0.2 मीटर की दूरी के ऊपर ही आपको क्या रखा गया है, वस्तु रखी गई है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी वस्तु रखी गई है वो वक्रता केंद्र के ऊपर ही रखी गई है। अब एक कंडीशन होती है अवतल दर्पण के अंदर, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के समान बनेगा और वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो 0.2 मीटर के ऊपर ही बनेगा, यानी वक्रता केंद्र के ऊपर ही बन जाएगा और वास्तविक बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु के समान आकार का बनेगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, करंट अफेयर का है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एक दिन में ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, यानी डिस्प्ले टाइम या फिर कोई फोन है जो भी है एलईडी है उसके सामने है, वो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं उसको नहीं बिठाना चाहिए एक दिन के अंदर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो एक दिन में ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब धारणाएं क्या है, तो बढ़ते बच्चों के लिए बहुत अधिक स्क्रीन टाइम उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। एकदम सही बात है, तभी तो इसने बोला भी ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। और सीमित स्क्रीन टाइम 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। सीमित टाइम है, सीमित स्क्रीन टाइम है, अगर वो 5 साल के लिए बच्चों के लिए अपन यूज कर लें भी, एक सीमित कर दें भी, आप 10 मिनट फोन देखोगे या फिर 5 मिनट फोन देखोगे या फिर 5 मिनट टेलीविजन देखोगे, टीवी देखोगे, ये अपन फिक्स कर दें तो 5 साल के लिए बच्चों के लिए ये हानिकारक नहीं होता। भी सीमित टाइम तो हानिकारक नहीं, तो असीमित टाइम है ये हानिकारक हो सकता है। दोनों के दोनों जो धारणाएं है वो क्या है, एकदम सही है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, धावन सोडा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब धावन सोडा Na2CO3 धावन सोडा नहीं होता। भी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, ये क्वेश्चन भी आता है Na2CO3 धावन सोडा नहीं होता। ये धावन सोडा होता है ना वो Na2CO3 .10H2 होता है, .10H2। अब ये धावन सोडा बना है। ठीक है, अब धावन सोडा के बारे में कौन सा सही है ये आपको बताना है, तो ये गलत है भी। अब उसके बाद में धावन सोडा का विवरण अभिकर्मक है, यानी एक डिस्क कलरिंग एजेंट है, नहीं, यानी धावन सोडा होता है ना वो एक प्रकार से रंग नहीं उड़ाता। भी रंग नहीं उड़ाता, रंग कौन उड़ाता है, विरंजक चूर्ण उड़ाता है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण होता है ये, CaOCl2 ये क्या करता है, विरंजक चूर्ण रंग उड़ाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे ये भी गलत है। धावन सोडा का उपयोग H2 और Cl2 के उत्पादन के लिए किया जाता है, नहीं किया जाता, ये भी गलत है। कांच के निर्माण के लिए धावन सोडा का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सॉलिड बात है, एकदम सही बात है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी एक विद्यालय के 162 विद्यार्थियों में 72 लड़के हैं और 66 लड़कियां हैं। उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पे 162 तो टोटल है, इसमें से 72 क्या है, बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी बच जाएगी भी, गर्ल 90 हो जाएगी भी। अब पहले क्या दिया गया है यहाँ पे गर्ल्स, तो गर्ल्स 90 और बॉयज कितने हैं 72 है। अब 9 से काटो, 9 धाई 90 और 9 धाई 90 होते हैं और 9 8 72 होते हैं। 2 से काट दो, 2 5 10 और 2 चौके 8, तो 5 अनुपात 4 आ जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है और इसमें सत्य बताना है, कौन सा सत्य है। तो देखिएगा पहला स्टेटमेंट देखो भी, स्टेटमेंट आपके सामने है, निष्कर्ष देखिएगा क्या C से E बड़ा है, C से E बड़ा है, तो यहाँ पे E कहाँ पे है, ये रहा E, और यहाँ पे C ये रहा, तो C से D बड़ा है, C से D बड़ा है और D के बराबर या फिर बड़ा है E, तो हम कह सकते हैं C से भी E बड़ा होगा। तो यहाँ पे पहला है वो सही है। दूसरा देखो भी B से E बड़ा है क्या, B ये रहा, और इससे E बड़ा है क्या, तो ये तो अपन नहीं बता सकते भी, क्योंकि C से D बड़ा है और C से B बड़ा है, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन पहला जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सत्य है, आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कृष्ण की आय राम की आय की 4 गुनी है। K से कृष्ण और R से राम। कृष्ण की आय है वो राम की आय की 4 गुनी है, तो राम की आय में x मान लेता हूं तो ये 4x हो जाएगी भी। अब इसने क्या बोला है, उसकी आयु राम की आयु से 6 वर्ष अधिक है। उसकी जो आयु है यानी कृष्ण की जो आयु है वो राम की आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो देखो भी कितने वर्ष अधिक है,
तो हमारे अनुसार तो यहाँ 4x में से x जाएगा, 3x बड़ी है, लेकिन वो बोल रहा है 6 वर्ष बड़ी है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, x का मान 2 आ गया। तो कृष्ण की वर्तमान आयु पूछी है, तो x का मान 2 आ गया, 4 2 8, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, कृष्ण की वर्तमान आयु 3 नंबर ऑप्शन 8 वर्ष हो जाएगी। आगे देखो नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर सरंद्री एवं काला पदार्थ है, तो वो आपका कोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कोक हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, रवि एक निश्चित कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। रवि है ना, वो अपना एक निश्चित कार्य है वो 48 दिन में पूरा कर सकता है। अब किरण है, किरण रवि से 60% अधिक कुशल है और वे दोनों मिलकर के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। के से किरण और आर से रवि हो जाएगा भी। अब किरण है वो रवि से 60% अधिक कुशल है, तो रवि को मैं 100 मान लेता हूं भी, और 60% अधिक कुशल है किरण, तो 160 हो जाएगा। अब ये इसकी क्या हो गई, कार्य कुशलता, यानी एक प्रकार से क्षमता आ गई इसकी। तो 0 से 0 काट दो, और अब ये 2 से कट रहा है तो 8 और ये 5 के रूप में कट जाएगा। कहने का मतलब क्या है, किरण है वो एक दिन में 8 कार्य करता है और रवि है वो एक दिन में 5 कार्य करता है भी। अब इसने बोला भी रवि एक निश्चित कार्य को 48 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में 5 कार्य करेगा, तो 48 दिन में कितना कार्य कर देगा, तो इंटू 48, तो ये 8 5 40 4 और 8 5 40 4, 5 चौके 20, 20 और 4 24, यानी टोटल कितने हैं 240 कार्य किए इसने, यानी रवि ने 240 कार्य किए हैं। तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, ये 8 कार्य कर रहा है और ये 5 कार्य, यानी दोनों मिलकर के राम प्लस में किरण मिलकर के दोनों एक दिन में 13 कार्य कर रहे हैं। टोटल कार्य करने कितने, 240 करने, तो 240 के अंदर 13 का भाग दे दो, तो 13 एकम 13, बच गया कितना 7 और 4 11, 110, और 13 8 104 होते हैं, और 110 में से 104 जाएगा तो 6 बचेगा, जो बचा शेष वो ऊपर लिख दो और भाग दे रहे हैं वो नीचे लिख दो, तो 18 सही 6/13, 18 सही 6/13 दिन, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य है, यानी निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कुंडली और छड़ चुंबक के बीच की सापेक्ष गति के परिणाम स्वरूप विद्युत धारा प्रेरित होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। कुंडली इस प्रकार से, ये मान लो भी एक प्रकार से मैं ये कुंडली है, ठीक है, डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। ये कुंडली है आपकी, और ये इस कुंडली के इसमें एक ये आपका क्या है, छड़ चुंबक है, यानी कुंडली और छड़ चुंबक, ये आपकी एक छड़ चुंबक है, छड़ के रूप में एक चुंबक है। अब इसके बीच में सापेक्ष गति होती है, यानी ये तो आपकी इधर जा रही है, ये जो आपकी चुंबक है वो तो इधर लेके जा रहे हैं आप, और ये आपकी गति है, यानी छड़ जो आपकी कुंडली है वो आपकी गति इधर करवा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में सापेक्ष गति हो रही है, और इस सापेक्ष गति के परिणाम स्वरूप अगर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, अब क्या होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन है ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे बोलते हैं सापेक्ष गति, यानी एक दूसरे के ऊपर एक प्रकार से घर्षण हो रहा है, ठीक है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी कुंडली के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होगी, तो इसे ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। आगे देखो भी 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कोई प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है, ठीक है, एक अन्य अपवर्तक पृष्ठ है AC पर बाहर निकलती है, तो मैं एक प्रिज्म बनाता हूं इस प्रकार से, ये एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म के अंतर्गत यहां से कोई किरण आपतित हो रही है, यानी ये A और ये B और ये C। अब यहां से कोई किरण आ रही है इस प्रकार से, ठीक है, आ रही है, उसके बाद में यहाँ पे अपवर्तन हुआ इस प्रकार से, ये अपवर्तित किरण होगी, आ रही है वो क्यों, कौन सी है, आपतित किरण है, और यहाँ से इस AB जो स्लाइड है इसके ऊपर से क्या होगी, ये अपवर्तित होगी, तो ये अपवर्तित किरण होगी। देन उसके बाद में AC स्लाइड से फिर अपवर्तित होगी, तो फिर ये क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण इस प्रकार से हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्या है, अभिलंब डाला है, नॉर्मल डाला है, और यहाँ पे भी मैंने क्या है, अभिलंब डाला है। अब यहाँ पे देखो भी इसने क्या बोला है, इसने बोला है, यहाँ पे अभिलंब डाल दिया भी। अब इसने बोला भी पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण, पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होगा, यानी यहां से अगर ये अंदर जाएगा,
अंदर जाएगा तो जो अपवर्तक कोण कौन सा होगा, ये तो आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण ये होगा। अब जो मीडियम है, जो आपका माध्यम है, वो माध्यम के अंदर है, वो रंगों की चाल अलग अलग होती है। भी रंगों की चाल है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। अलग अलग होगी तो यही इसने बोला भी पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण है वो श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कोई रंग है वो कम मुड़ेगा, कोई रंग ज्यादा मुड़ जाएगा, तो उनमें क्या है जो अपवर्तन कोण है वो क्या है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। उसके बाद में AC पर अपवर्तन कोण, AC पर जो अपवर्तन कोण है वो विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। और यही कंडीशन आगे यहाँ पे रहेगी। ये मान लो भी कोई आपतित किरण है, एक प्रकार से आ रही है, ये आपतित कोण है और यहाँ पे अपवर्तित हुई है, अपवर्तित होने के बाद में ये रहेगी। अब यहाँ पे यही कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी, भी विभिन्न रंगों के लिए क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, दोनों की दोनों कंडीशन है वो आपकी यहाँ पे A और B दोनों कंडीशन सही हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 61 नंबर क्वेश्चन। अब 61 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब देखो भी कहां पे बनता है वो आपको बताना है। एक कंडीशन होती है जब वस्तु को अनंत के ऊपर, यानी इसने बोला है भी एक अवतल दर्पण के सामने अब वस्तु को कहां पे रखें कि उसका, मैं यहाँ पे सारी की सारी कंडीशन आपको बता देता हूं। देखो अनंत के ऊपर वस्तु है, वस्तु कहां पे है, ये वस्तु है अभी, ठीक है, वस्तु है वो अनंत के ऊपर है। अनंत के ऊपर होगी तो उसका जो फोकस बनेगा, यहाँ पे फोकस बनेगा, एक प्रकार से इमेज बनेगी, और इमेज लिख देता हूं मैं, यहाँ पे इमेज बनेगी। और इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, फोकस के ऊपर, और फोकस को मैं अप से डिनोट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, वो वास्तविक बनेगा, भी वास्तविक बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, एक बिंदु टाइप का बनेगा, बहुत छोटा बनेगा भी। ठीक है, अब यहाँ पे अब वस्तु को क्या करते हैं, अनंत पे है और वस्तु को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं, तो वस्तु है वो अनंत और C यानी वक्रता केंद्र C के बीच में है, अनंत और C के बीच में है। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस और C के बीच में ही बनेगा, फोकस और C के बीच में बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में बनेगा। और यहाँ पे कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। अब अपन जो आपकी वस्तु है वो वक्रता केंद्र के ऊपर ही लेके आ जाते हैं। वक्रता केंद्र के ऊपर लेके आ जाओगे तो आपके जो इमेज बनेगी वो वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगी, और कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी, और कैसा बनेगा, समान बनेगा, वास्तविक और वस्तु के समान ही इमेज बनेगी। अब ये देखो भी तीन कंडीशन, अनंत पे है तो फोकस पे बनेगी, और वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, और यहाँ पे वक्रता केंद्र के ऊपर वस्तु को रखा गया है तो आपकी इमेज है वो वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगी। अब दूसरी कंडीशन, अगली कंडीशन देखो भी, अब वस्तु को क्या करते हैं, वक्रता केंद्र और अक्ष के बीच में रख देते हैं, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, अब वो बनेगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, और कैसी बनेगी, अब वास्तविक बनेगी और बड़ी बनेगी, वास्तविक और बड़ी बनेगी। उसके बाद में अब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, फोकस के ऊपर रखते हैं, फोकस के ऊपर रखेंगे तो वस्तु कहाँ पे, इमेज कहाँ पे बनेगी, अनंत के ऊपर बनेगी, और कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी, और कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। उसके बाद में अब देखो भी, अब वस्तु को रखते हैं F और ध्रुव O के बीच में, F और ध्रुव O के बीच में रखते हैं, तो आपकी इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, तो आपकी इमेज है वो दर्पण के पीछे बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। तो मतलब क्या है, आभासी बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, ये चीजें होती है। अब यहाँ पे क्या रखा है इसने, प्रतिबिंब है वस्तु का अनंत पे बन रहा है, और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक को तो हमेशा उल्टा ही बोलते हैं भी, ठीक है, वास्तविक होता है उसे अपन उल्टा बोलते हैं, और जो आभासी होता है उसे अपन सीधा बोलते हैं। ठीक है, तो वस्तु का अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, अनंत के ऊपर, ये रही कंडीशन, ये देख लो, अनंत के ऊपर आपका इमेज बन रही है, तो इसका मतलब वस्तु को कहाँ पे रखा गया, फोकस के ऊपर रखा गया है, तो फोकस का ऊपर वस्तु को रखा गया है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, क्या सुरक्षित यौन संबंध ही HIV यानी एड्स के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है? नहीं, इसके कई अन्य तरीके भी हैं, जैसे संक्रमित सुई का उपयोग और संक्रमित रक्त के आदान को रोकने से भी आप क्या है, HIV यानी यौन संबंध HIV के संक्रमण को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो भी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है जब सूर्य का प्रकाश
किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णित करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। अब टिंडल प्रभाव के लिए अनिवार्य क्या है भी, प्रकीर्णित। एक 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो प्रकाश का प्रकीर्णन से ही क्या है, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि आपने देखा होगा भी, खिड़की से या फिर रोशनदान से एक सीधी सरल रेखा के अंदर है वो प्रकाश आ रहा है, तो उसमें आपने जो कण देखे होंगे, धूल के कण इस प्रकार से उड़ते हुए देखे होंगे, उसके अंदर है वो धूल के कण है वो इधर उधर गति करते होते दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या है, वो टिंडल प्रभाव है। वो क्या है, तो वो टिंडल प्रभाव है। तो जब प्रकाश किरण घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को क्या करती है, प्रकीर्णित करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 64 नंबर क्वेश्चन। अब 64 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी डी और आ जाएगा ई, कोई दिक्कत नहीं है। 100 यानी 13 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर, 11 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर 81 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे डी, फिर ई, एफ, जी और एच, यहाँ पे आ जाएगा एच। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 65 नंबर क्वेश्चन। अब निम्न में से किस वर्ष राजभाषा अधिनियमित हुआ था, तो वो हुआ था 1963 में। कब हुआ था भी, 1963 में हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष राजभाषा अधिनियमित हुआ था, तो वो आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब ये शब्द दे रखा है, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले तो इसको व्यवस्थित करो। अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार पहले आएगा ए और फिर आएगा ई और उसके बाद में आ जाएगा जी, नहीं, पहले आएगा डी, फिर आएगा ई, फिर आएगा जी, फिर आएगा आई और उसके बाद में आपका आ जाएगा एन और ओ और फिर आ जाएगा एस। अब देखो इसने क्या बोला, बाएं से तीसरा ई और दाएं से पांचवा हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और 5 जी। ठीक है, ई और जी आ गया। के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं भी, एक ही होता है, एफ, ई एफ जी, यानी एक ही होता है। कौन सा, एफ। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 67 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें यहां पे बोला गया, देखो भी, जिला सी से होने वाला चीनी उत्पाद, जिला सी से होने वाला चीनी उत्पाद और जिला बी से होने वाला चीनी उत्पाद, जिला बी से होने वाला चीनी उत्पाद से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे देखो भी 6% कम हो जाएगा भी? नहीं, 25 में से 18 निकाल दो। 25 में से 18 निकालोगे तो ये आपके 7 बच जाएगा। 15 में से 7, ठीक है, 7 यानी 7 का डिफरेंट है, 7 कम है भी। और किससे कम है, तो यहाँ पे 25 से कम है, तो इंटू कर दो आप 100। तो 25 से कम 25, 2500 का 100, 700 के 28, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28% कम हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यानी जिला सी से उत्पादित चीनी और जिला बी से उत्पादित चीनी से कितने प्रतिशत कम है, तो 7 कितने प्रतिशत कम है, 7 कम है। किससे कम है, तो 25 से कम है 7 और इंटू कर दो 100। आगे नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है अभी। अब इसमें बोला गया है अभी ये संख्या दे रखी है, यानी 28 और फिर x है और फिर 232 है x के स्थान पर, और ये क्या 6 अंकीय है, अभी 6 अंकीय है। तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, यानी 10 से छोटी छोटी संख्या आएगी। ठीक है, अब x के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखें कि ये क्या है 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब मैं 88 को क्या लिख दूं, 8 × 11 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तो यहाँ पे 8 का विभाजकता का नियम लगा दो और एक क्या है 11 का डिवाइड रूल लगा दो। अब 8 का लगाओगे तो 8 का विभाजकता का नियम क्या बोलता है, कोई संख्या है उसके लास्ट 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या क्या है 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो देख लो 232 है वो 8 से डिवाइड है या नहीं, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड हो जाएगा भाई 232, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चला जाएगा ये 8 2 16, 8 या 24 तो ज्यादा हो जाते हैं, 8 2 16 बच गया 7 72, 8 9 72, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये संख्या है वो 8 से तो डिवाइड हो जाएगी, x की जगह आप कुछ भी रख दो 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब 11 का विभाजकता का नियम क्या बोलता है, देखो
अब यहाँ से एक संख्या बीच में से छोड़ो, आगे वाली पे चले जाओ, फिर एक संख्या बीच में छोड़ो, आगे वाली पे चले जाओ, और उसके बाद में इसका ऐड करो, योग करो। उसके बाद में जो संख्या बच गई यानी 8 बची है, उसको 8 को ले लो और फिर आगे एक बीच में छोड़ो, आगे वाली पे चले जाओ, एक बीच में छोड़ो और आगे वाली पे चले जाओ और इसका योग करो। अब इनका योग का अंतर है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के गुणज के रूप में आना चाहिए। अब इनका योग का अंतर देखो भी, ये हो जाएगा 2 और 3 5, इसका योग तो आ रहा है 5 और इनका योग कितना आ रहा है, इनका योग आ रहा है 8, 2 10 और 2 12, इनका योग आ रहा है 12। अब इस 5 को 12 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस एक्स की जगह ऐसी कौन सी संख्या लगाऊं कि यानी 5 में 7 जोड़ दूं मैं, 7 और 5 12 होते हैं, और दोनों का अंतर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों का अंतर 0 हो जाएगा तो मतलब क्या है, एक्स की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, एक्स की जगह आपको 7 रखना पड़ेगा। 7 रखते ही ये संख्या है 11 से डिवाइड हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे चलता हूँ 70 नंबर क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर का है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया नगर निगम के संदर्भ में, नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विकल्प में एल्डरमैन की सही परिभाषा दी गई है। तो एल्डरमैन की सही परिभाषा दी गई है वो है निगम के मनोनीत सदस्य, निगम के मनोनीत सदस्य, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखो भी, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको 169 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा स्क्वायर बराबर क्या है, 169 है, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगी, भुजा बराबर आ जाएगी आपके पास में 13, यानी 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब परिमाप ज्ञात कर लो, तो परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, तो भुजा आपके पास में क्या है 13 है, 13 को 4 से गुणा करोगे तो 13 चौके 52, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें देखो भी 15 और माइनस को क्या लिखेगा ये गुणा 4, भाग को क्या लिखेगा ये +2, और प्लस को क्या लिखेगा -10, और गुणा को क्या लिखेगा भाग 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 15 चौके 60, और 60 और 2 62, और 62 में से 5 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 57, 57 और 5 62 होते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 57, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 74 नंबर क्वेश्चन। अब 74 नंबर क्वेश्चन में 18496 है, वो 136 का स्क्वायर होता है भी, 136 का स्क्वायर क्या होता है 18496 होता है, का उपयोग करते हुए आपको इसका और इसका मान बताना है। अब इसमें देखो भी 2 के बाद में पॉइंट है। अब 2 के बाद में पॉइंट कब आ सकता है, जब कोई संख्या 13.6 और 13.6 को आपस में गुणा करवा दूं। बात तो वही है 136, यानी 136 यानी 1 के बाद में पॉइंट लगा दिया तो ये 1 के बाद में ये यहाँ पे और 1 के बाद में यहाँ पे, तो 2 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो इसको मैं रूट के बाहर 13.6 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो भी ये 4 के बाद में पॉइंट है, 4 के बाद में पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा यानी 1.36 और 1.36 का आप गुणा करवाओगे आपस में, तो ये आपके पास में हो जाए 2 के बाद में यहाँ पे और 2 के बाद में यहाँ पे, तो 4 के बाद में चला जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.36 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये घटा दो भी, 1.36 है वो इसमें से घटा दो, घटाओगे तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास में आ गया ये 6 और 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और उसके बाद 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 1 12.24, कितना जाएगा भाई 12.24, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य निर्माण का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा किससे बनी होती है भी, तो ग्राम सभा है वो पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्यों से बनी होती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी, और 73वां संविधान संशोधन है के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके अंदर है वो कितने विषय है 29 विषय है भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपको दे रखी है, कथन है वो सभी पैकेट क्लस है, सारे जो पैकेट है वो क्या है क्लस के अंदर आ जाएंगे। कैसे क्लस, पी से पैकेट, कोई भी क्लस है वो ट्रक नहीं है, तो कोई भी क्लस है वो ट्रक नहीं है, तो ट्रक अलग हो जाएगा, ट्रक है वो क्लस के अंदर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ट्रक है वो पैकेट के अंदर भी नहीं जाएगा भी। और सभी ट्रक है वो ड्रम है, सारे के सारे जो आपके ट्रक है वो क्या है डी से ड्रम हो जाएंगे।
अब ड्रम वाला है वो पैकेट के अंदर भी जा सकता है और आपका ये पैकेट वाले को भी काट सकता है और आपके क्लच वाले को भी काट सकता है, लेकिन ट्रक वाला नहीं जा सकता। अब कुछ पैकेट ड्रम है क्या, कुछ पैकेट है वो ड्रम है क्या, नहीं है। यानी इसके दो डायग्राम बनेंगे, दोनों में सही होगा तो ही सही माना जाएगा आपका, तो यानी एक में गलत है तो गलत ही है वो। कुछ ड्रम क्लच है क्या, कुछ ड्रम है वो क्लच है क्या, नहीं है, कुछ ड्रम क्लच नहीं है। आगे देखो भी सभी ड्रम ट्रक है क्या, सारे के सारे जो ड्रम है वो ट्रक है क्या, ये भी नहीं है। यानी सारे के सारे ड्रम ट्रक नहीं है, सारे के सारे ट्रक तो ड्रम है लेकिन सभी ड्रम ट्रक नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है। कोई भी निष्कर्ष है वो पालन नहीं कर रहा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 77 नंबर क्वेश्चन। 264 पेज की कोई पुस्तक है में से शिक्षक ने कुल पृष्ठ का 2/3 भाग पढ़ा दिया, यानी 264 टोटल है, उसमें से 2/3 भाग है वो पढ़ा दिया, तो कितने पेज पढ़ा दिए भी, 3 से गुणा करो तो 3 8 24 बच गया, 2 3 8 24 और ये 8 2 16 और 8 2 16 और 17, यानी 176 पेज है। यानी 264 में से 176 पेज बच्चों को शिक्षक ने पढ़ा दिए, यानी अध्यापक ने पढ़ा दिए। अब देखो भी शेष पृष्ठ का 1/8 भाग है वो बच्चों ने घर से अध्ययन कर लिया। अब शेष कितने बच गए भी, 264 में से 176 निकालोगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और उसके बाद में इधर 15 में से 7 जाएगा तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी 88 बच गया। अब 88 पेजों का 88 पेज बचे हैं और उसमें से इसका 1/8 भाग, इसमें से 1/8 भाग का मतलब क्या हो गया, 11 पेज है वो बच्चों ने घर से अध्ययन कर लिए। अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या फिर विद्यार्थियों द्वारा स्वयं पढ़े जाने के लिए कितने पृष्ठ शेष बचे हैं, तो 88 थे, उसमें से 11 और बच्चों ने घर से पढ़ लिए, तो कितने बचे पीछे, 88 में से 11 घटा दो तो 77 बचे हैं, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अमन उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अमन है वो उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये लो 12 किलोमीटर की दूरी होगी। और उसके बाद में वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पूर्व की ओर मोड़ो और 5 किलोमीटर की दूरी तय करवा दो। और आगे उत्तर की ओर, और वह आगे उत्तर की ओर मुड़ता है, वह आगे उत्तर की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये लो 3 किलोमीटर की दूरी तय करवा दो। फिर आगे क्या बोलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये लो 4 किलोमीटर की दूरी तय करवा दो, 4 किलोमीटर की। और अंत में वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 15 किलोमीटर चला दो और पूरा यहाँ पे एकदम बराबर में पुगेगा इसके, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर। अब उसकी आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है, ये लो भी 12 तो ये है, 12 तो ये है और 3 ये है, 12 और 3 15 और 15 ये टोटल चला है, तो इसके बराबर आ गया। अब देखो 5 किलोमीटर यहाँ पे चला, 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर यहाँ पे चला, 5 और 4 9, तो टोटल जिसकी न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी यहाँ पे आपको निकटतम मान ज्ञात करना है और ये आप कर सकते हैं भी, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस ही तो करना है, आपको गुणा करवाना है, भाग करना है, जो पहले आपको गुणा करवा देना है, उसके बाद में माइनस करवा दो और उसके बाद में प्लस करवा दो, आपका निकटतम मान आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है, तो कागज के कप है ना वो सबसे कम क्षति पहुंचाते हैं, पॉलीथीन का बैग तो बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाता है, रासायनिक कीट फिर भी ज्यादा ही पहुंचाता है, और प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक पॉलीथीन में ही आ गया भी, ये भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो कागज के जो कप है वो कम, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कागज के कप है वो सबसे कम क्षति पहुंचाते हैं पर्यावरण को, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 10 मार्च 2011 को, 10 मार्च और 2011 को क्या वार है अभी, ये आपके सामने थर्सडे अभी, ठीक है। और उसके बाद में 8 अप्रैल, ये लो 8 अप्रैल 2022 को बताना है आपको क्या होगा। उससे पहले इस क्वेश्चन को मैं बना लेता हूं, 10 मार्च और 2022 को कौन सा होगा, पहले ये निकाल लेता हूं, ठीक है। खुश हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अभी, अब 11 से 22 तक जाऊंगा तो 11 11 या 22 होते हैं भी, यानी 11 साल। अब इसमें से एक तो 12 ये लीप वर्ष आ गया, एक 16 ये भी लीप वर्ष आ गया, और एक 2020 है ये भी लीप वर्ष आ गया, यानी 3 लीप वर्ष और आगे। तो 11 में 3 जोड़ दो, 11 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 11 और 4 14, तो यहाँ पे 14 में 7 का भाग दोगे 0,
कहने का मतलब 10 मार्च 2022 को कौन सा वार होगा, थर्सडे ही होगा, यानी गुरुवार ही हो जाएगा। अब 10 मार्च 2022 को गुरुवार है तो 8 अप्रैल 2022 को कौन सा वार होगा। अब मार्च कितने का होता है, मार्च 31 का होता है, 31 में से 10 निकाल दो तो 21 बचेगा, और प्लस में 8 में से आगे अप्रैल में आ गया, अप्रैल में 8 दिन तक जाना है तो 8 जोड़ दो आप, तो ये तो 7 बार कट जाएगा, 7 के 21, और यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में एक दिन बचेगा। तो थर्सडे यानी गुरुवार से आपको एक दिन आगे शुक्रवार फ्राइडे आ जाएगा, आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें यहाँ पे 27, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 27 और फिर 54 लिख रहा है अभी, और उसके बाद में 42 लिख रहा है, और फिर 84 लिख रहा है, फिर 72 लिख रहा है, फिर 144 लिख रहा है। अब देखो अभी, अब इसके अंदर है वो क्या जोड़ रहा है और क्या घटा रहा है वो देख लो पहले तो आप। अब यहाँ पे 2 समीकरण चल रही है क्या, पहले 2 देखो अभी, 2 सीरीज चल रही है क्या, 27 से 42, 42 से 72 और 72 से आगे, उसके बाद में 54 से 84, 84 से 144। देखो भाई, अब 7 में से मैंने जोड़ दिया 5, तो 7 और 5 तो 12 हो गए, ठीक है, और 2 में मैंने जोड़ दिया 1 और 1 3, यानी 15 जोड़ रहा है अभी। यहाँ पे कितना जोड़ेगा, 0, और यहाँ पे 30 जोड़ रहा है, और यहाँ पे फिर 45 जोड़ेगा भाई, यानी 15 2 30 और 15 3 45, 45 जोड़ेगा तो 5 और 2 7 और 4 और 7 11, 117, 117, तो यहाँ पे तो 117 नहीं आ रही भी, सही जोड़ा है क्या आपने, 7 2 और 4 5, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 5 और 2 7, और यहाँ पे आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 7 और 4 11, यानी 117 आ रहा है, तो 117 तो आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे देखो भी कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पे 0 और 30, यहाँ पे 30 जोड़ रहा है अभी, और यहाँ पे कितना जोड़ रहा है ये 0 और 6 60 जोड़ रहा है। तो अब यहाँ पे 15 2 30, अब देखो भी इस प्रकार से भी तो हो सकता है, ये देखो, यानी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं इसको। अब इसमें देखो भी, यानी पहले 15 जोड़ा, फिर दुगना कर दिया 30, और अब दुगना कर देगा ये, यानी यहाँ पे 60 जोड़ देगा, कितना जोड़ेगा 60 जोड़ेगा, तो 144, 72 में से 60 जोड़ो भी, 72 में 60 जोड़ोगे तो आ जाएगा 2 और 6 और 7 12, यानी 172, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 132, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी पहले 15 जोड़ा, फिर 15 का दुगना कर दिया 30, फिर 30 का दुगना कर दिया 60, और फिर आगे जोड़ेगा तो वो 60 का दुगना करेगा 120, तो 72 में, यानी 2 सीरीज चल रही है अभी इसमें। और वैसे अगर अपन यहाँ पे पहले 15 नीचे वाली सीरीज में 30 जोड़ा, फिर 60 जोड़ा, फिर 90 जोड़ेगा, तो यहाँ पे 72 में 60 जोड़ा तो कितना आ गया 132 आ गया, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भाई 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 83 नंबर क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, छोटा करने के बाद में अब देखो भाई 3x² माइनस में 2, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दो। अब ये टुकड़े करोगे इसके तो टुकड़े नहीं होंगे, ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac और सभी के अंडर में आता है 2a, ठीक है। अब आपको पता है b यहाँ पे, a यहाँ पे क्या है मैं लिख देता हूँ, a यहाँ पे 3 है और b यहाँ पे क्या है माइनस का 2√6 और c यहाँ पे क्या है 2 है। अब देखो भी b है और माइनस पहले से लगा हुआ है, और माइनस का 2√6 है, तो ये प्लस का हो जाएगा भाई 2√6 और प्लस माइनस, और यहाँ पे लगेगा रूट, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और माइनस में और 4 इंटू a कितना है, a कितना है 3 है, और c कितना है 2 है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2 3 6, ठीक है। अब देखो भी ये आ जाएगा आपके सामने 2√6 और प्लस माइनस में यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 2 6 24 माइनस में 4 3 12 12 2 24, तो 24 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6। अब इसको सोल्व और करते हैं तो ये 24 में से 24 जाएगा तो ये तो 0 बच जाएगा। अब ये हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस कुछ भी कर दो यहाँ पे, तो ये आ गया 6। अब प्लस माइनस यहाँ पे तो कुछ भी कर दो भाई, 0 अगर आप जोड़ते हो तो भी उतनी संख्या आएगी, 0 घटाते हो तो भी इतनी संख्या आ जाएगी, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा 2√6 अपॉन में क्या आ जाएगा ये 6। अब इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे वाले को √6 इंटू √6 लिख सकता हूँ भी। अब √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर कितना बच गया, ये आपके पास में आ गया
6 बच गया। अब 2√6 को और मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, और अभी नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ। चीजें समझ पाए, यानी 6 को मैं 2 अगर आपस में गुणा करवाएंगे 2 या 6 √6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर वाले को रूट इंटू रूट आपस में गुणा करवाएंगे तो 2 बचेगा। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया ये 2/3, 2 यानी √2/3, और दोनों के दोनों समान ही बचेंगे, दोनों के दोनों समान ही आपके मूल होंगे, तो 2/3 यानी √2/3 और √2/3, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए कुछ? आगे देखो भी नेक्स्ट, ये श्री द्राचार्य सूत्र होता है। भी ये क्या होता है, श्री द्राचार्य सूत्र होता है। तो अगर कहीं पे भी टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 84 नंबर क्वेश्चन। अब 84 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी उच्च रक्तचाप को अति रक्तदाब भी कहा जाता है, जो कि के कारण होती है, तो धमनिकाओं के संकुंचन के कारण होती है। धमनिकाएं हैं वो संकुंचन होता है तो क्या है, प्रेशर है वो बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, अति रक्तदाब बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, ये धमनिकाओं के संकुंचन से होता है। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, और नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या है, जब कैल्शियम ऑक्साइड के जल के साथ में तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद बनता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, और इसमें क्या करते हैं, जल मिलाते हैं भैया, जल मिलाते हैं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका CaOH। कहने का मतलब क्या है, क्या बन गया, ये बन गया आपका बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और प्लस में बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास में ऊष्मा मिल जाएगी। समझ पाए कुछ? ये एक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे अपन बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। जब इसको जल के अंदर मिलाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे अपन बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और आपको बहुत मात्रा में ऊष्मा मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, 50% का दशमलव समतुल्य ज्ञात करो। कर देंगे भी, 50% है, प्रतिशत का निशान हटाओ, नीचे 100 लगा दो, और इसका क्या करना है आपको, 50% ज्ञात करना है कि 50% के 50% का दशमलव समतुल्य आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 00 और लगा दो नीचे। तो यहाँ पे ऊपर देखो भी 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500 होता है। 50 का स्क्वायर 2500 होता है, और नीचे 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.25। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भी 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कुछ एक पेपर ऐसे आते हैं उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही हार्ड, यानी बहुत, वैसे हार्ड तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसकी लेंथ है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो उसको करते हैं तो टाइम भी ज्यादा लगता है। इसके कारण है वो अपन क्वेश्चन है वो बहुत कम कर पाते हैं, बहुत कम समय के अंदर है वो, यानी बहुत ज्यादा समय के अंदर बहुत कम क्वेश्चन कर पाते हैं। आपने देखा होगा भी बहुत सारी जो क्लासें आपकी वो 2 घंटे और लगभग 2 घंटे 25 मिनट, 2 यानी 2.5 घंटे के करीबन आपकी क्लासें चली जाती है। और कई क्वेश्चन, कई जो पेपर है उसके अंदर है वो आपकी क्लासें हैं वो 1 घंटे 35 मिनट के अंदर भी करा देते हैं क्लास। एक पेपर है वो 1 घंटे 45-55 के अंदर। तो उसमें है वो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। भी आप अगर पेपर दे रहे हैं और उसमें क्या है बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब उस पेपर में आपके वहां पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपके मार्क्स है वो अदर के अकॉर्डिंग है वो आपके लगभग 10 मार्क है वो आपके ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पे आप क्या थोड़ा सा नर्वस ना हो, थोड़ा सा हिम्मत से काम ले भी। आगे देखो नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 88 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको छोटा कर लें तो बेहतर रहेगा अपने लिए। अब देखो भी यहाँ पे
अब इसके अंदर 5 से डिवाइड करो, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 8 40, पॉइंट लगा दो और 0 लगा दो और 5 5 ये 25 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का भाग देना आता है आपको, इसके अंदर 5 का भाग दोगे 5 8 40, पॉइंट आ गया, पॉइंट लगा दिया और फिर 2 उतार लिया, पॉइंट भाग जार नहीं रहा, भाग टूट गया, 0 लगा दिया और उसके बाद में 5 लगा दिया। प्लस में अब इसका आपस में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7 5 35, अब 2 के बाद में पॉइंट है तो पॉइंट 35 लगा दो यहाँ पे। अब नीचे देखो भी, नीचे क्या है, अब 15 8 120 होते हैं, गुणा करवाओगे तो 2 के बाद में पॉइंट है तो 120 होते हैं, तो इसका मतलब क्या, 2 के बाद में पॉइंट होते हैं, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा दो। अब प्लस में और उसके बाद में इसमें भाग दोगे तो भाग देने के बाद में ये देखो भी इस प्रकार से भाग दे देना। अब यहाँ पे कई तो अब यहाँ पे ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है, तो कई तो इस प्रकार से करेंगे यार किस प्रकार से किया जाए इसको। अब आ तो रहा है लेकिन आपको पॉइंट के हिसाब से आप क्या है उलझन में पड़ गए, तो आप ऐसे कर लेना। देखिए पॉइंट लगा दो 18 और नीचे क्या लगा दो पॉइंट 2, यानी 2 का भाग दे रहे हैं, पॉइंट हटाओ ऊपर क्या लगा दो 10, पॉइंट हटाओ नीचे क्या लगा दो 100 लगा दो, बस सोल्व कर दो। 9 1 2 एकम 2, 9 9 18, 100 पर से 1 पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 0 बच गया नीचे तो पॉइंट 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगा दो पॉइंट 9 लगा दो। अब देखो भी इसको जो ऐड करना है उसको ऐड कर दो, जो घटाना है घटा दो, सभी को ऐड ही करना है आपको। ऐड करना है तो यहाँ पे 35 में से 5 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8.40, ये क्या आ जाएगा भाई 8.40 आ जाएगा। और नीचे वाला क्या आ रहा है, नीचे वाला है वो 0.9 आपको ऐड करना है, 0.9 आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे 9 और 2 11 और यहाँ पे आ जाएगा 2.1, क्या आ जाएगा 2.1 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा 2 0 और यहाँ से नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 1 0 लग जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब 84 के अंदर है वो 21 का भाग दे दो, तो 21 चौके 84 होते हैं, तो 4 आपका यहाँ पे मान आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें स्टेटमेंट दे रखा है भी सभी डॉक्टर सर्जन है, सारे के सारे डॉक्टर है, अभी मानना ही पड़ेगा आपको, सारे सारे डॉक्टर सर्जन तो नहीं हो सकते, लेकिन सभी डॉक्टर है वो सर्जन तो नहीं हो सकते, यानी कुछ डॉक्टर दांतों के भी होते हैं अभी, तो दांतों वाले सर्जन तो थोड़ी ना होते हैं। अब यहाँ पे देखो भी कुछ डॉक्टर सॉरी सभी डॉक्टर है वो क्या है सर्जन है, एस से सर्जन हो गया, और कुछ नर्स है वो सर्जन, वाह भी वाह क्या बात है। अब नर्स को भी सर्जन बनाना पड़ेगा, भी होती है, भी कुछ ना कुछ नर्स है वो सर्जन होती है। अब देखो भी कुछ नर्स छात्र भी हैं, बिल्कुल सही है, कुछ नर्स है वो पढ़ रही होती है, तो कुछ नर्स है उसको स्टूडेंट बना देते हैं, STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो भी यहाँ पे निष्कर्ष आपका क्या लिख रहा है, निष्कर्ष निकलेगा कुछ डॉक्टर छात्र हैं, कुछ जो डॉक्टर है वो छात्र वाले को काट रहा है क्या, स्टूडेंट वाले को नहीं काट रहा, तो कैंसिल करो इसको। अब यहाँ पे कुछ सर्जन है वो डॉक्टर है, कुछ जो सर्जन है एस से सर्जन वो डॉक्टर वाले में आ रहे हैं, भी बिल्कुल सही बात है, भी आ रहे हैं, डॉक्टर वाला डी से डॉक्टर, एस से सर्जन। और कुछ डॉक्टर है वो नर्स हैं, तो कुछ डॉक्टर नर्स है, नहीं कुछ सर्जन तो नर्स हो सकती है लेकिन कुछ डॉक्टर नर्स नहीं हो सकती, कैंसिल करो। तो यहाँ पे केवल और केवल आपका निष्कर्ष सेकंड है वो पालन कर रहा है, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 90 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा इसमें दे रखा है वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2430 के अंदर से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अब यहां से आपको पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए आपको भागविधि आना बहुत अति आवश्यक है, तब आप इस क्वेश्चन को चंद ही सेकंडों के अंदर उड़ा दोगे। जैसे देखो भाई यहाँ पे 2430 में आपको पूरी तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश करना। अब देखो भाई 2430 है, अब 2430 है, अब इसमें इस प्रकार से करना पड़ेगा और फिर एक ऊपर लाइन और फिर क्या है 2 2 के जोड़े बना लो, और अब संख्या जो उतरेगी ऊपर से वो पेयर के अंदर ही आपको नीचे उतारना है। अब 24 देखो भी 2 2 4 4 चौके 16, इस प्रकार से आपको 5 5 25 तो ज्यादा हो जाते हैं, तो 4 चौके 16, तो 4 ही यहाँ पे लगाना पड़ेगा और 4 ही ऊपर लगा दो, तो ये आ जाएगा 16 और एक लाइन यहाँ पे खींच दो और 4 ही आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा 8, और 24 में से 16 जाएगा तो अब बचेगा 8, और ऊपर से जो संख्या उतरेगी वो आपकी पेयर के अंदर ही उतरेगी, यानी जोड़े के अंदर उतरेगी, तो 30 उतर गया। अब देखो भी यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करवाएं कि 830 आ जाए, यानी इस 84 को कितने से मल्टीप्लाई करवाएं, या तो 830 आ जाए या फिर 830 से छोटा रह जाए, यानी आपको क्या करना है वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है जो घटाने पर जो इससे घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगर जोड़ना होता ना तो अपन इससे बड़ी संख्या जोड़ते, इससे बड़ी संख्या ढूंढते आगे,
और अब आपको क्या करना है, घटाना है, तो इससे छोटी संख्या आपको देखना पड़ेगा। अब इससे छोटी संख्या आपको देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 30 है। अब 8 को 8 से ही गुणा करके देख लो, इस प्रकार से करके देखना पड़ेगा भाई। 8 8 64 और 8 8 64 6 और 64 और 6 70 यानी 704 हो रहा है। तो ये तो अब 89 से करके देख लो भी, 89 से करके देखोगे तो इस प्रकार से गुणा करना पड़ेगा भाई आपको। 9 नेम 81 8 और 9 नेम 81, तो ये तो ज्यादा हो जाते हैं भाई, 81 और 8 है वो आपके 89 हो जाते हैं, तो ये तो ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको जाना पड़ेगा 8 तक, 8 तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ से 8 से गुणा करोगे तो ये 8 फिर इसमें जोड़ना पड़ेगा और 8 ही ऊपर आपको चढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और कितना आ रहा है अभी, 704 आ रहा है, 704 आ रहा है। तो इसके बाद में सही किया है आपने। 8 8 64 का चौका ऐसे लग गई 6 और 8 8 64 64 और उसके बाद में 4 चौके 16, 5 5 25, 14 में 6 8 30, ठीक है। अब यहाँ से इधर से हैंसिल लेंगे, हैंसिल लेंगे तो आपके पास में ये कितना चला जाएगा भाई। रुको भाई, क्या कर दिया अपन ने, 8 8 64 का चौका ऐसे लग गई 6। अब देखो भी यहाँ पे ये तो बड़ा हो रहा है भी, ये तो नहीं होगा। अब 9 से गुणा करके देखो भी, यहाँ से 9 से गुणा किया था हमने, तो 9 ने 81, 8 9 8 72 होते हैं भाई। क्या कर दिया हमने, 9 8 72 और 8 कितने होते हैं 80, तो यहाँ पे 801 आ रहा है ना ये। तो इसको क्या करो आप, 9 से गुणा करवाओ, 9 से गुणा करवाओगे तो यहाँ पे 9 नीचे लगाना पड़ेगा और 9 इसमें ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऊपर क्या लगा दो आप, 9 लगा दो, 9 लगाओगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा और आपके पास में आ जाएगा 801 आ जाएगा। अब ये कितना बच गया अभी, ये बच गया 29। कितना बच गया, 29। अब यहाँ पे 29 बचा है, तो इसका मतलब क्या है, इस संख्या के अंदर यानी 2430 के अंदर से 29 घटा दो, तो ये आपके पास में 2401 बचेगा। और ये 2401 है वो किसकी स्क्वायर होती है, तो ये 49 की स्क्वायर होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन, यानी 29 इसमें से घटाने पर ये संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। एक टैक्सी 40 रुपए एक निश्चित शुल्क है, शुल्क 40 रुपए है। आप बैठोगे और उसके बाद में आपके 40 रुपए लग जाएंगे, चाहे आपने यात्रा की है या फिर नहीं की है, उसका ये फिक्स शुल्क है अभी 40 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद में आपने कितने किलोमीटर की यात्रा की है उसके अलग से लग रहे हैं। एक टैक्सी 40 रुपए का एक निश्चित शुल्क है और प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त शुल्क लेता है, ठीक है ना। आप टैक्सी में बैठोगे तो 40 रुपए देने पड़ेंगे आपको, आपने चाहे यात्रा करी है या फिर नहीं करी है। एक व्यक्ति 11 किलोमीटर की यात्रा के लिए 150 रुपए का भुगतान करता है और रमेश उसी टैक्सी से 20 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, उसके द्वारा भुगतान शुल्क कितना है ये आपको देना है। देखो भाई, अब 150 रुपए है। अब इस 150 रुपए के अंदर है वो, मेरे को बताओ 40 रुपए है या नहीं। इस 150 रुपए के अंदर 40 रुपए है जी। ये 40 रुपए तो मैंने घटा दिया क्योंकि एक निश्चित राशि है, आपने कितने किलोमीटर की यात्रा की वो यहाँ पे मेजर नहीं करता। 40 रुपए तो फिक्स है उसकी, आप एक बार बैठ जाओगे उसके अंदर तो आपको 40 रुपए देने पड़ेंगे, चाहे आपने 0 किलोमीटर की यात्रा की हो, ठीक है। एक बार बैठने के बाद में आप उतर गए नीचे, तो उतरने के बाद में भी आपको 40 रुपए देने पड़ेंगे। अब उसके बाद में क्या है, 11 किलोमीटर की उसने यात्रा की और 150 रुपए आपको भुगतान करने पड़ गए। अब 40 रुपए तो वो लगेंगे ही लगेंगे। अब 11 किलोमीटर की यात्रा की है तो यानी 11 किलोमीटर की यात्रा का 110 रुपए देना पड़ेगा आपको। तो 1 किलोमीटर का कितना रुपया आ गया, तो 1 किलोमीटर का 10 रुपये आ गया। अब रमेश भाई साहब ने 20 किलोमीटर की यात्रा की है, तो 20 किलोमीटर की यात्रा की है तो 20 इंटू 10, ठीक है, यानी 1 किलोमीटर का 10 रुपये ले रहा है, तो 200 रुपये हो गया और 40 रुपये ये लगेंगे, तो कितने हो जाएंगे 240। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। विभिन्न ब्रांड बी डी एफ एच जे एल एन और पी पेंसिल के 8 डिब्बे एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। एन ऊपर से चौथे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा एन आ गया, और एफ के ठीक बाद में है, एफ के ठीक बाद में यानी एफ एन से ऊपर है भी। पी को सबसे ऊपर और बी को ठीक है, पी को सबसे ऊपर और बी के ठीक ऊपर रखा गया है। पी को सबसे ऊपर अभी यहाँ पे पी आ गया, पी सबसे ऊपर है और बी के ठीक ऊपर रखा गया तो बी यहाँ पे आ गया। अब आगे इसने क्या बोला, एच और जे के बीच में केवल एक डिब्बा है और जे को हमेशा एच के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है।
तो यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा J और बीच में आ जाएगा एक। टोटल है कितने, 8 डिब्बे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 आ गया। अब इसने बोला क्या है, यानी H और J के बीच में एक डिब्बा है, J को H के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है और L को N के ठीक बाद, L को N के ठीक बाद रखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, L को N के ठीक बाद रखा गया है, तो यहाँ पे L आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा और J यहाँ पे आ जाएगा। तो J और D के बीच में कितने डिब्बे हैं, तो J ये रहा और D कहाँ पे, अभी D यहाँ पे आएगा। फिर एक ही कंडीशन बची है D की, D यहाँ पे आ जाएगा। तो इनके बीच में कोई डिब्बा नहीं है, तो एक भी डिब्बा नहीं होगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, कोई स्वर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो भी आगे वाले से चेंज करोगे तो यहाँ पे आर है, इसके अंदर कोई स्वर नहीं आएगा क्योंकि एफ जी में कन्वर्ट हो जाएगा, आर है वो एस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वाई है वो जेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो इसके अंदर कोई यहाँ पे स्वर नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो भी टी के बाद में यू आ रहा है तो इसमें स्वर आएगा अभी। अब इसके बाद में यहाँ पे एन के बाद में ओ आ जाएगा तो इसमें भी स्वर आ रहा है, अभी एन के बाद में ओ आता है तो इसमें भी स्वर आ जाएगा। और इसके अंदर देखो भी इसके अंदर है वो टी के बाद में यू आ जाएगा तो इसके अंदर भी स्वर आएगा। तो एक ही ऐसा शब्द है जिसके अंदर कोई भी स्वर नहीं आएगा, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, दक्षिण भारत की पेन्ना नदी निम्न में से किस पहाड़ी से निकलती है, तो वो नदी पहाड़ी से निकलती है, नंदी पहाड़ी से निकलती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एक मैंने आपको बहुत यानी 2 बार बताया अभी, ठीक है, और एक आपसे फिर भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी अपन चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी अपने चैनल का नाम है वो क्या रखा जाए। एक कोई यूनिक नाम है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो इससे है वो मुझे सोचने में ज़्यादा सहायता मिलेगी भी, ठीक है। तो एक यूनिक नाम रख दिया जाए चैनल का तो बेटर रहेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, आप अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से बताइएगा भी क्या नाम रखा जाए, कौन सा नाम है वो बढ़िया रहेगा। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 6 दोस्त है ए बी डी ई एफ और के ने 8वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में अलग अलग रैंक प्राप्त की है। केवल दो दोस्त डी से अधिक रैंक प्राप्त करते हैं, तो 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा डी। अब और केवल 4 दोस्त 20 से कम रैंक प्राप्त करते हैं, 4 दोस्त है वो 20 से कम रैंक प्राप्त करते हैं, तो 6 दोस्त हैं, तो बी कहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, फिर बी यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, यानी टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6 हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अभी के की रैंक 20 से अधिक है तो के यहाँ पे आ जाएगा। ई की रैंक शीर्ष से चौथी है तो 1 2 3 और 4 ई यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने क्या बोला, 6 दोस्तों में एक की रैंक सबसे कम है, तो एक की रैंक सबसे कम है, तो शीर्ष यानी 6 दोस्तों में शीर्ष रैंक किसकी है, तो यहाँ पे के की है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी अगला 96 नंबर क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, इसका मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में डी सी इसका एलसीएम आ गया और डी से डी कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर और प्लस में सी से सी कैंसिल हो जाएगा और डी स्क्वायर और बराबर में मेरे पास में 1 है। अब ये डी सी यहाँ पे भाग में दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुना में चला जाएगा, तो डी सी बराबर में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर आ जाएगा। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं, ये सेट नहीं है, पहले इसको सेट करना पड़ेगा आपको। अब ये आपके पास में है सी की क्यूब माइनस में डी की क्यूब और अपॉन में है डी सी की स्क्वायर और माइनस में सी डी की स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो भी ये क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ सी माइनस में डी और इसको लिख सकता हूँ सी की स्क्वायर और सी की स्क्वायर माइनस प्लस में डी की स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस में सी डी, प्लस में सी डी। इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा, यानी सी की क्यूब और माइनस में डी की क्यूब है तो ये इस प्रकार से ओपन हो सकता है, यानी सी माइनस डी और सी की स्क्वायर प्लस डी की स्क्वायर प्लस सी डी और अपॉन में नीचे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे एक प्रकार से सी डी कॉमन आ रहा है,
सी डी कॉमन आ रहा है, सी डी मैंने इसमें नीचे वाले से सी डी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे डी से डी कैंसिल हो जाएगा और क्या बच गया सी, भी डी से डी कैंसिल हो गया क्योंकि सी स्क्वायर है तो सी बचेगा, माइनस में सी से तो सी कैंसिल हो जाएगा इसमें और डी स्क्वायर है अब की बार, तो यहाँ पे डी बच जाएगा। अब देखो भी इस मान रख दो इसमें, अब मान क्या रखो, इसको तो इससे काटो, पहले कट गया, अब सी की स्क्वायर प्लस डी की स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी सी बराबर क्या होता है सी की स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है, तो इस दोनों की जगह है वो मैं सी डी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों की जगह मैं क्या रख सकता हूं, इन दोनों की जगह सी डी या फिर डी सी, एक ही बात है भाई, इन दोनों की जगह है वो सी डी रख दो या फिर डी सी बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है भी, आगे पास से लिखने पे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सी डी रख दो या फिर डी सी बोल दो, डी सी, और प्लस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी डी सी आ गया, और अपॉन में आपके पास में नीचे क्या बच रहा है, यहाँ पे भी डी सी बच रहा है, तो ये भी डी सी हो गया। अब देखो भी ऊपर क्या हो गया, ऊपर दो डी सी हो रहा है, दो डी सी अपॉन में डी सी, तो डी सी से डी सी कैंसिल हो गया, तो आपका मान क्या आ जाएगा 2, तो आपके एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 व्यवसायी एक वर्ताकार मेज के प्रीत केंद्र की ओर मुख करके बैठे, लेकिन उसका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। अब देखो भी ये लोग 5 कर्मचारी हैं, व्यवसायिक कर्मचारी हैं, तो वो इस प्रकार से बैठे हैं। अब x है ना वो y और z के दोनों के बगल में है, अब y और z दोनों के बगल में, y और z दोनों के बगल में क्या है आपका x है। अब इसने बोला w y के बाईं ओर तथा q के दाईं ओर ठीक बगल में है, w है वो y के तो बाईं ओर है, y के बाईं ओर है तो y के बाईं ओर तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे w आ जाएगा, और q के दाईं ओर है तो q यहाँ पे आ जाएगा। तो इसने बोला W के बाईं और ठीक बगल में कौन है, तो W ये रहा और बाईं और ठीक बगल में Q आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है स्टेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यानी व्हाट्सएप ने भारत में श्रेणीबद्ध तरीके से यूपीआई भुगतान सेवा कब से शुरू की है, तो वो नवंबर 2020 से शुरू कर दिए। अभी नवंबर 2020 से आप व्हाट्सएप से ही क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके साथ, सॉरी 98 नंबर क्वेश्चन कर लिया क्या, 98 नंबर क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, बलराम ने कृष्ण को एक ब्लूटूथ उपकरण 12% लाभ पर बेचा। ठीक है, अब मैंने मान लिया भी बलराम ने उस उपकरण को 100 रुपए में खरीदा था, अब 12% लाभ पे बेचेगा तो ये कितने में बेचेगा, अभी 112 में बेचेगा। यानी बलराम ने कृष्ण को, ये कृष्ण को बेच दिया और ये बलराम। अब कृष्ण को ब्लूटूथ 12% लाभ पर बेचा, कृष्ण ने इसे अर्जुन को 10% लाभ पर बेच दिया। अब कृष्ण ने क्या किया है, अर्जुन को 10% लाभ पर बेच दिया। अब 112 का 10% लाभ निकाल लो भी, आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 11.2 आ रहा है, 11.2 इसमें और ऐड कर दो, यानी 112 में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3, 2 और 1 यानी 123 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है अभी 123.2, और ये किसको बेच रहा है, ये अर्जुन को बेच रहा है। ये आ गया अर्जुन के लाभ पर बेच दिया, यानी इसे अर्जुन को 10% लाभ पर, यदि अर्जुन ने इसके लिए 1540 का भुगतान किया है, यानी अर्जुन ने हमें, हमारे अनुसार तो अर्जुन ने 123.2 रुपए में खरीदा है लेकिन 1540 दे रहा है, तो यहाँ पे 123.2 बराबर क्या है 1540, तो एक का मान ज्ञात कर लो, तो 1512 यानी 123.2 का भाग लगाना पड़ेगा, पॉइंट हटा दो तो ऊपर लगा दो 0, तो अब 15,400 के अंदर है वो कितने का भाग देना पड़ेगा, 1232 का भाग दे दो, 1232 का भाग दोगे तो ये कितना आ रहा है आपके पास में, ये आ जाएगा 12.5, कितना आएगा भाई 12.5 आएगा, यानी एक का मान है वो 12.5 आ गया। अब तो कृष्ण के लिए ये रहा कृष्ण के लिए ब्लूटूथ का क्रय मूल्य कितना है, तो 12.5 को गुणा कर दो 112 से, तो यहाँ पे 12.5 को गुणा करवा दो कितने से 112 से, तो आपका आ जाएगा 1400, कितना आ जाएगा भाई 1400 आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझ पाए, यानी बलराम का क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए है, कृष्ण का क्रय मूल्य क्या है 112 रुपए है, और यहाँ पे अर्जुन का क्रय मूल्य कितना है 123.2 रुपए, लेकिन पर्सन में दे रखा है 1540 रुपए, तो 123.2 बराबर कितना है 1540, पॉइंट हटाओगे ये तो यहाँ पे
एक जीरो लग जाएगा। अब 15,400 के अंदर है वो 1232 का भाग दोगे तो एक का मान आ जाएगा 12.5। अब आपको मान ज्ञात करना है कर्षण के ब्लूटूथ उपकरण का क्रय मूल्य, तो हमारे अनुसार तो उसका क्रय मूल्य 112 रुपये है, तो 112 से गुणा करवा दो तो 1400 आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसने बोला है जब किसी संख्या में 37 से ही 1/2 की कमी की जाती है तो परिणाम कितना आता है, 375 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको 100 तरीके से कैसे करते हैं भी, 137 से 1/2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 75/2 लिख सकता हूँ। आप प्रतिशत हटाओगे तो नीचे क्या लगा दो, 100 लगा दोगे, तो 25 से काट दो, 25 या 75 और 25 8 है 200 होते हैं अभी। अब ये आ गया आपके पास में 8/3। अब नीचे वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, प्रॉपर वैल्यू होती है। नीचे वाली संख्या है वो मेन वैल्यू होती है, और ऊपर वाली संख्या अगर कमी हो रही है तो कमी को दर्शाएगी। यानी हमारे अनुसार मेन वैल्यू कितनी है, हमारे अनुसार तो 8 रुपये है या फिर 8 थी वो संख्या, और 3 की क्या होगी, कमी होगी, तो वो संख्या बची कितनी है, 5 बच गई। लेकिन वो बोल रहा है 375 बची है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 375 आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 का भाग दे दो, 5 7 35, 5 5 25। आपको बताना क्या है, तो संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या हमने क्या मान रखी है 8, तो 8 से गुणा करा दो, 8 5 40, 4 8 7 56, 56 और 4 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 600। तो वो संख्या क्या है, 600 है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट कर लिया अभी। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन इजी तरीके से समझ में आया होगा भी। और इसमें से आपके साथ यहाँ पे देखो भी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले भी, अब अपन है वो कौन से सितंबर का कर रहे हैं भी, शायद 18 सितंबर का पहला पेपर किया है आज हमने, ठीक है, 18 सितंबर का पहला पेपर किया है। अब मेरे पास जो पीडीएफ नहीं है वो 19 सितंबर के तीसरी पारी का जो पेपर है उसकी पीडीएफ मेरे पास में नहीं है शायद, और 20 सितंबर के जो पहले पेपर है उसकी पीडीएफ मेरे पास में नहीं है, नोट रिसीव्ड है। और यहाँ पे 21 तारीख वाला तो है ही नहीं मेरे पास में, कोई सा भी नहीं है अभी, पहली पारी वाला, दूसरा और तीसरा नहीं है। अगर आप किसी के पास में है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी। उसके बाद में 26 तारीख वाला देखो भी, ये देखो 26 सितंबर में पहली पारी वाला पेपर नहीं है मेरे पास में, और तीसरी पारी वाला पेपर नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में 29 सितंबर का जो दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था वो भी मेरे पास में नहीं है, पीडीएफ उसकी है नहीं। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मेरे पास में 8 पेपर की पीडीएफ नहीं है, बाकी सारी की सारी पीडीएफ है। टोटल 99 हुए हैं और उसमें से 8 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अपनी 91 क्लासें होगी भी। और किसी के पास में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। होना चाहिए हिंदी मीडियम में भी, ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ तंग है अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन इजी तरीके से समझ में आया होगा। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।